हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग बाबू। मास्टर आ गया, मास्टर आ गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी। जैसे अब यार वक्त कितनी जल्दी बीतता जा रहा है ना। है, कल ही मैं सोच रहा था। है, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही आए थे और देख नवंबर स्टार्ट हो गया आज। पता ही नहीं चला टाइम का, है ना। हाँ। कैसे हो सर? अरे मैं तो बहुत बढ़िया, तुम बताओ तुम कैसे हो? है? अबे ए, चश्मा माइक बड़ा दिक्कत है। हाँ भैया कैसे हो? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। पिक्चर चालू होने जा रही है भाई साहब, जल्दी। भाई जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में ना ऐसे ऐलान लगता था, ठीक है। कभी पिक्चर पिक्चर चलती थी ना किसी एक जगह, छोटा सा सिनेमा हॉल था, छोटा सा एकदम, तो वहाँ ऐसे ही आवाज लगता था। हाँ, जल्दी। सब मत डराओ। है, तुम गाय डरोगे बे? हाँ जल्दी 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 जल्दी, जागो जागो जागो। हम्म। न्यू चैप्टर, यस बेटा, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। पहले मैं इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ठीक है, जिसका नाम था, हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे थे हम लोग? हम कवर कर रहे थे रेडिएशन। तो पहले रेडिएशन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। रेडिएशन कौन सा? तीसरा चौथा है? सर चौथा है ना शायद, है ना? चौथा है शायद, है ना? हाँ चौथा है। हाँ, केपीपी का बैकलॉग है, कोई बात नहीं बेटा, केपीपी का बैकलॉग है तो ठीक है, अब आगे मत बनने देना। ठीक है, तुम्हारे लिए 60-70 क्वेश्चन की केपीपी रेडी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, भर भर के लगाएंगे क्वेश्चन वहां से, भर भर के, हर चैप्टर के। ठीक है भैया? हाँ। सर इंस्टा पर मैसेज किया है डाउट के लिए? बेटा मत किया करो डाउट के लिए वहां पे मैसेज, क्योंकि मेरे पास, मेरे को समय नहीं मिलता है मैसेज देखने का, है ना। बस कभी कभार बैठ गया तो मैं देख लिया, वो इत्तेफाक से कोई मैसेज सामने आ गया तो आ गया, है ना। तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। मैं एक्चुअली वो मैसेज मुझे मिल नहीं पाते, मुझे समय नहीं मिल पाता उतना। हाँ, चलो शुरू करें इसी बात पे। है, तो जेई मेंस की डेट आ गई। हाँ जेई मेंस की डेट आ गई है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम तो अपना नीट पे फोकस करो, है ना। बिल्कुल। बस जेई मेंस के डेट से ये तो हो गया है कि अब एग्जाम का माहौल स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का माहौल चालू हो गया है अब। बिल्कुल। 16 क्वेश्चन, हाँ बेटा आज पढ़ेंगे ना 16 क्वेश्चन, बिल्कुल पढ़ेंगे। ये रहा देख, ये रहा देख 16 क्वेश्चन, ये रहा देख, ये तो मैं खुद लिख के लेके आया हूँ आज। ये देख, ये देख, ये कल शायद मैंने लिखा था, शायद तुम तक नहीं पहुंचा होगा। चलो स्टार्ट करें फिर। रेडी स्टडी वो कैल्सी, यस कैल्सी भी जेई मेंस ने, यस इस बार जो है। अब ये क्या है, तू कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? है? अच्छा चल ले, इस पर भी बात कर लेता हूँ, वरना तो चैट करता रहेगा। यस बाबू, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, है। जेई मेंस की डेट आ गई है, ठीक है, और उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है कल रात से। और उसमें कैलकुलेटर भी अलाउ कर दिया है इस बार से, पता नहीं क्यों किया कैलकुलेटर अलाउ। ठीक है, आई थिंक कैलकुलेटर, ठीक है, इसमें दो मत हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब कर दिया तो कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो जो है अभी सिलेबस में मुझे कुछ खास चेंज दिखा नहीं है, पिछले साल के सिलेबस में, साल के सिलेबस में, ठीक है। अब बैठ के टेबल पे बैठूंगा, देखूंगा मैं पिछले साल में इस साल में, तो कंपेयर करूंगा क्या चेंजेस है। अभी तो मुझे चेंजेस दिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी तेज है, ठीक है। हाँ, मैंने कई बार नोटिस किया इस बात को, जो तुम यकीन 2.0 वाले बच्चे हैं, मैं जब भी कोई क्वेश्चन देता हूं, तुम फटाक से उसका आंसर निकाल के दे देते हो सही तरीके। तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ये मुझे पता है, बिल्कुल। ये वैसी तुम्हारी कैलकुलेशन वैसी कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन नहीं है, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। कभी कभी आंसर ऐसा होता है जिसका फाइनल आंसर आ रहा है पाई/2 पाई, तो तुम वहां पर जो है प्रॉपर टिल द लास्ट बढ़िया आंसर निकाल के देते हो, ठीक है। तो बिल्कुल कह रहा सर नीट में भी होना चाहिए अलाउ। नीट में भी कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए। अब यार कैलकुलेटर अलाउ करना तो मतलब फिर एक तरह से पूरी जो हमारी शिक्षा की प्रणाली है, ठीक है, उसको लेकर ही एक जो है क्वेश्चन मार्क कह दे या बदलाव कह ले वाली बात है।
क्योंकि अगर कैलकुलेटर अलाउ कर रहे हो तो फिर बचपन में जो पहाड़े याद कराया करते थे गुरुजी हमको, या आप बच्चों को याद कराए, फिर वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अलाउ तो नहीं करना चाहिए, है ना। अलाउ नहीं करना चाहिए, अलाउ इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि एक क्योंकि इतना तो जानता है, देख जो बच्चा मेहनत करता है ना, जो बच्चा खूब क्वेश्चन लगाता है ना, तो उस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, जिसने बहुत ज्यादा सवाल लगाए होते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती है उसकी। ठीक है, तो हमें तो यही चाहिए ना कि अच्छा बच्चा पहले एग्जाम में आ जाए, लेकिन ठीक है, अब हो गया तो हो गया है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो इससे एटलीस्ट इतना तो इससे ये फायदा हो जाएगा कैलकुलेटर अलाउ करने से, कि कभी कभी अच्छे बच्चे क्या होता है कि वो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है, तो वो चीज अब बच जाएगी, तो कंपटीशन तो टफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, कंपटीशन तो टफ हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करें, ये सब चीजें छोड़ो, स्टार्ट करते हैं। तो चलो तुम मेरे को एक सवाल करके दिखाया यार इसी बात पे, आइए जरा ये सवाल करके दिखाइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, दिस इज योर क्वेश्चन, करो। जल्दी जल्दी जल्दी, कॉपी में लिख रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे ऑप्शन बताओ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। हम्म हम्म। अनुराग कह रहा भगवान करे नीट में कैलकुलेटर ना आए। ठीक है अरे कैलकुलेटर नीट में अगर आ भी गया ना, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी कैलकुलेशन मैंने नोटिस किया बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। कोई बच्चा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और तुम पेन कॉपी से देखना, तुम उससे जल्दी कैलकुलेट करके निकाल दोगे, जल्दी। हाँ जल्दी, देखा, ये जो सी वाले हैं वो मार खाएंगे वो। हाँ, वो पता नहीं ट्रिक ब्रिक लगा रहे हैं, बेटा ट्रिक ब्रिक नहीं सिखाया हूं मैं तुम्हें अभी तक। हाँ, जस्ट अप्लाई द थिंग्स, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, 11 मिनट। मेजोरिटी बच्चों का आंसर नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको, करो, मैं पूरा समय दूंगा आपको, करो करो। पोल कराऊंगा मैं इस पे, पोल कराऊंगा इस पे, क्योंकि मुझे पता है इसमें पोल क्या जाने वाला है। चलो, आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट था। सिंगल चॉइस का आंसर है, पोल जरा कर दो जरा एक बार सारे बच्चे, पोल, जल्दी यस। जल्दी कह रहे बी होगा सर, सिली मिस्टेक हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से पॉल में देखते हैं, जल्दी, मिनट से पहले फील्डिंग सेट होने वाली है। हाँ बेटा, यहाँ तो सेट होने वाली है तुम्हारी फील्डिंग, अभी देख। ठीक है, चलो, आई थिंक पोल का टाइम समाप्त हुआ। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 11 मिनट आंसर देंगे 30% बच्चे, ये मेरा ऐसा सोचना है। ठीक है, ये आंसर देंगे भाई साहब 40% बच्चे, मेरा ऐसा सोचना है। ये आंसर देंगे अप्रोक्सीमेटली 10% बच्चे, और ये आंसर देंगे मुश्किल से 6% बच्चे। ठीक है, तो जो है 40, 30, 70, 80, 86 है, तो 86 रह गया यार। ठीक है, 86 रह गया, तो चलो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। इसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 38% और इसमें हो जाएगा 42%। अब सही है, ठीक है, और ये हो जाएगा 15%। जितना मेरे को लगता है तुम्हारा ये आंसर जाने वाला है। चलो ए से ट्राई करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, काफी वेरिएशन आ गया है सर। ये है 21% बच्चों ने आंसर दिया है, ये 57% बच्चों ने आंसर दिया है, ये 18% बच्चों ने आंसर दिया है, 3% बच्चों ने आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई साहब क्या आंसर होगा। ठीक है, अब सपोज ये सवाल एग्जाम में तेरे आया, ठीक है सर जी, एग्जाम में आया,
मुझे पहले और दूसरे ऑप्शन से ये अच्छे, इसमें ये ट्रिक तो नहीं चल पाएगी कि अगर ये आंसर 10 है तो टी की वैल्यू 10 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप पिछले साल किया करते थे कि आपने देख लिया भाई साहब 10 है तो ये वाला आंसर तो 10 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? बोले सर ये वेरिएशन देखो, ये भी 5 है और ये भी 5 है, मतलब इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस भी 5 है, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस भी 5 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक 10 मिनट लगा तो इसके बाद आंसर शुड भी 10 से ज्यादा होना चाहिए। बात सच है। अब 10 से ज्यादा होना चाहिए तो तुम लोगों ने चारों ऑप्शन देखे, अब तुमने देखा यार तो चारों में 10 से ज्यादा है। ठीक है, तो भाई साहब ट्रिक वहीं की धरी रह गई, अब आंसर चेंज नहीं होगा तेरा। हाँ, अब भाई साहब ये तो समझ में आ गया। अब हमेशा याद रखना सर एक ऑप्शन दे दिया 15 मिनट, एक ऑप्शन दे दिया 14 मिनट। मैंने कहा ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इतने ज्यादा करीब है, इतने ज्यादा करीब है कि मुझे सबसे ज्यादा भरोसेमंद वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। अरे बात समझ में, मुझे पता है काफी सारे बच्चों ने यहां पे एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो मैं बोलूंगा भाई एवरेज वाला फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट था, ये लॉग वाला ज्यादा एक्यूरेट था। अगर आपको याद हो तो लॉग वाला ज्यादा एक्यूरेट था। अरे बात समझ में, लॉग वाला ज्यादा एक्यूरेट था क्योंकि हमने उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया था। तो दैट मींस आपको अगर इतना वेरिएशन दिखे तो आपको लॉग वाले मेथड से करना है। आप सीधी बात बोलोगे, बोले क्या बोलोगे? बोले भैया हम यहां पर सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या? बोले सर हम यहां पर बोलेंगे सर लॉग वाला मेथड क्या था? सर लॉग वाला मेथड ये था कि ln, मैंने कहा ठीक है, टी फाइनल माइनस टी एस, 35 में से 20 गया 15 बटे ln टी इनिशियल माइनस टी एस बटे 20 बराबर क्या आता था? माइनस के इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी थी भाई साहब? 10। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। यहां पे क्या लिखा करते थे इसके लिए? ln टी फाइनल 30 में से 20 गया 10 बचा, बटे ln 15 में से 20 गया 15, 35 में से 20 गया 15 बचा, बराबर माइनस के इंटू टी। अब आप इसका रेशियो ले लीजिए, जैसे ही आप इसका रेशियो लेंगे ये आ जाएगा ln, ये 5 से काटिए 3 बटे 4, ln 3 माइनस ln 4 बटे यहां से क्या आ जाएगा? ln 2 माइनस ln 3 बराबर निकल के आ जाएगा 10 बटा टी। आगे बात समझ में? अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहां पे 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0.3 कितना होता है? 0.48, ln 4 कितना होता है? 0.6 बटे ln 2 कितना होता है? 0.3 और ये कितना होता है? 0.48 बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 10 बटे टी। जैसे आप सॉल्व करोगे यहां से कितना निकल के आ रहा है भाई साहब? 12, और यहां से कितना निकल के आ रहा है भाई साहब? 18। तो आप सीधा बोलोगे सर ये कितना हो गया? सर ये हो गया 12, सबको 100 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, और ये कितना नीचे निकल के आ गया? 18 बराबर आ गया 10 बटे टी। तो टी बराबर निकल के आ जाएगा 18 गुणा 10 बटे 12, 6 से काट दे भैया, 6 दूनी 12, 6 ती 18, ये टी बराबर निकल के आ गया 15 मिनट। तो योर बेस्ट ऑप्शन विल बी 15 मिनट। अरे बात समझ में? इस बात का ध्यान रखिएगा। 14 मिनट कब आ रहा है? 14 मिनट तब आ रहा है जब आप यहां पर, आप जो है यहां पर सपोज आपने यहां पर वो मेथड लगा दिया, वो वाला कौन सा? अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेशन वाला। आप याद करो, अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेशन वाला। क्या बोले सर जी, मैं अगर यहां से लेके यहां तक बात करूं तो dt बाई टी, सब 15 35 में से 40 गया, 5 बचा, तो 5 बटे टी। टी की वैल्यू कितनी है? 10। माइनस माइनस भाग में गया, वो सब कॉमन निकल के वो कॉन्सेप्ट के साथ सेट हो जाएगा, बराबर के। सर इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी? सर इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 37.5 माइनस टीएस। टीएस कितना मेरे भाई? 20। अब दूसरे पार्ट के लिए क्या लिखोगे? सर दूसरे पार्ट के लिए भी यहां पर डेल्टा टी कितना हो गया है? dt कितना हो गया है? सब 5 बटे टी बराबर जैसे आप लिखोगे के। सर इनकी एवरेज वैल्यू जो कि निकल के आ जाएगी 32.5 बराबर सर यहां पर आ जाएगा -20। जैसे ही आप इसको यहां पे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू उठा के यहां पटक दो, तुम सीधा बोलोगे 5 बटे टी बराबर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 बटे 10 गुणे में सर ये आ जाएगा नीचे की तरफ 17.5। सही जा रहा हूं मैं? ठीक है सर जी, के की वैल्यू पुट कर दिए और यहां गुणे में कौन है मेरे भाई? 12.5। ये आपकी कैलकुलेशन जा रही है। तो टी बराबर कितना निकल के आ जाएगा? बोले 5 गुणे में, सर जी 5 से तो कैंसिल आउट हो गया, चेक करके देखो भैया यहां पर, ये भैया 5 कैंसिल आउट हो गया, टी बराबर निकल के आ गया कितना मेरे भाई? 175 गुणे में 10 बटे 125। मुझे लग रहा है ये कुछ 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 175, ओ सॉरी 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175। ठीक, और यहां से 2 कैंसिल आउट हो गए, ये निकल के आ गया 14 मिनट। बोलो सारे बच्चे मिनट से पहले। ठीक, पहली बात तो ऐसा अगर हुआ तो याद रखिएगा आपको यहां पे दोनों ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। आप इस बात पे मत रहिएगा कि भाई साहब लड़ाई झगड़ा होगा बाद में, बोनस की डिमांड करेंगे, इसकी डिमांड करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। आप याद रखिएगा आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्लिक करना है जो कि आपका जाएगा 15 मिनट। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो गया सारी चीजें?
याद करो, जब मैं आपको आपसे बता रहा था तो आप काफी बच्चों उस टाइम पर मुझे इस चीज के लिए कह रहे सर ये मेथड तो बहुत बेकार है, सर वो वाला मेथड दूसरा दूसरा वाला मेथड बहुत अच्छा है। बेटा दूसरा वाला मेथड अच्छा भी है लेकिन कहीं कहीं फंसा भी देता है, जैसे उसने यहां फंसा दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों मेथड से आंसर आपके सेम आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देख कितना बढ़िया डेटा मैंने आपके तेरे सामने यहां पे रखा है, इसमें दोनों मेथड से आंसर अलग अलग आ रहे हैं। क्लियर है? पक्का? पक्का? ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, अगर सपोज यहां पे दिया होता 25 मीटर, यहां पे 25 मीटर दिया होता, ठीक, तो फिर तू वो वाला टिक करके आता, फिर 14 मिनट क्लिक करके आता तो। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको इस बात का कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा लगाना है, केवल ये वाला। चाहे तो उसमें एसकेसी बना के लिख ले भाई साहब, एसकेसी बना के लिख ले कि हमें वो मेथड, हमें जो है ऑप्शन देख के डिसीजन लेना है। याद रखना मेरी बात, हमें ऑप्शन देख के डिसीजन लेना है। ठीक है, चलो बढ़ जाओ आगे। ओके है, चल भैया ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो इतने सारे क्वेश्चंस कल हम लोगों ने करे थे, जरा एक बार कल का रिवीजन हो जाए एक बार फिर से, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा सारी बातें। ठीक है, एक बार कल के लेक्चर का पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले बोले सर, कल सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी। सर एक था रिफ्लेक्टिविटी, एक था ट्रांसमिटिविटी, एक था एब्जॉर्प्टिविटी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सपोज कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर आपने कुछ लाइट गिराई, उसका कुछ पार्ट, कुछ रेडिएशन गिराई, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो उसका सपोज कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ अपॉन इंसिडेंट, कितना गिराया, उसको हम लोगों ने बोला मेरे भाई क्या, उसको हम लोगों ने एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी मतलब सर जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ बटे उसके ऊपर जो गिराया। ठीक है सर, सर जो पार्ट ट्रांसमिट हुआ बटे जो गिराया उसको बोला ट्रांसमिटिविटी। सर जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ बटे जो गिराया उसको बोला रिफ्लेक्टिविटी। ये हमारे 3 फॉर्मूले थे कल। ठीक है, डेफिनेशन थी। उसके बाद फिर हम गए थे एमिसिव पावर पर। सर एमिसिव पावर पर हम लोगों ने देखा था, एमिसिव पावर क्या होता है। बोले सर एमिसिव पावर हम लोगों ने देखा था कि सर ये होता था इंटेंसिटी वाला टर्म, जैसे तुम लोगों ने कैच कर लिया था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब बोले सर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मतलब किसी बॉडी के पास टेम्परेचर टी है तो उससे कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकल रही है, उसको हमने एमिसिव पावर बोला था। मैंने कहा ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, बोले ई सिग्मा टी की पावर 4 आई थी। इसका मतलब एमिसिव पावर जो थी वो टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल थी। ठीक है सर जी, ओके। फिर हमने पढ़ा था एब्जॉर्बिंग पावर, जो कि एक बहुत ही धोखेबाज बेवफा टाइप का फॉर्मूला था। ठीक है, बेवफा टाइप का फॉर्मूला मतलब गलती करा देता था। एब्जॉर्बिंग पावर एब्जॉर्प्टिविटी जैसा था, एब्जॉर्प्टिविटी जैसा था कि कितनी एनर्जी आपने जो गिराई है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है बट कितनी एनर्जी गिराई है, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला टर्म। ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट अगला टर्म फिर हम लोगों ने देखा था भाई साहब ई की वैल्यू। ई क्या होता था सर, ई मतलब एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होता था सर, ई ऑफ द बॉडी अपॉन ई ऑफ द ब्लैक बॉडी, ई ऑफ द ब्लैक बॉडी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। जब ब्लैक बॉडी आई थी, बोले ब्लैक बॉडी का मतलब क्या था, बोले भैया बीबी का मतलब होता जो सब कुछ विच कैन एब्जॉर्ब एवरीथिंग एवरी रेडिएशन फॉलोइंग ऑन इट। मतलब उसके लिए हमने बोला था कि ए की वैल्यू हो जाएगी 1, और किरचॉफ लॉ से हम लोगों ने देखा था कि ए बराबर ई होता है, तो इसका मतलब इसके लिए ए बराबर ई, तो ई की वैल्यू भी क्या होगी थी मेरे भाई 1। किरचॉफ लॉ जो भी था वो स्टेटमेंट एक बार देख लीजिएगा, बस उसमें काम की बात ये गुड एब्जॉर्बर गुड एमीटर होते हैं, बस खत्म कहानी। ठीक, ठीक है सर जी। उसके बाद किरचॉफ लॉ के बाद फिर ये सारी कहानी हम लोगों ने खत्म करी थी। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग गए थे हमारे दूसरे जो है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की तरफ। हमने देखा था सपोज कोई बॉडी है, उसको हमने हीट किया, उसका टेम्परेचर टी हो गया, उसको हमने हीट किया, उसका टेम्परेचर ठीक हो गया। ठीक है, तो उससे रेडिएशंस निकलती है इनफाइनाइट तरह के अलग अलग फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में रेडिएशंस निकलती है। ठीक है सर जी, उसमें वो हमको दिखाई कौन सा कलर देता है। कल मैंने आपको बताया था कलर दिखने के 2 रीजन होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है भाई साहब आपका रेडिएशन। रिफ्लेक्शन तो वही 8, 9, 10 क्लास वाला फॉर्मूला, 8, 9, 10 क्लास वाली चीजें होगी कि हम लोग जब बाहर घूमते हैं तो हमको लाल कलर लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो भी उसके ऊपर जो आपने लाइट गिराई है उसका सारा पार्ट अब्सॉर्ब हो गया और रेड को उसने रिफ्लेक्ट किया, तो हमें वो रेड दिखाई दे रहा है। वही अगर अंधेरा कर दोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई साहब लाल है हरा है। क्यों अंधेरे में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अंधेरा हो गया तो भैया उसके ऊपर कोई लाइट गिर नहीं रही। ये बच्चों वाला मेथड हो गया। हम इस चैप्टर में हमने एक चीज और पढ़ी कि कलर दिखने का एक रीजन और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन, जिसकी वजह से भाई साहब कलर दिखाई देता है। जैसे एक लोहा है, लोहे को आप गर्म कमरे अंधेरे रात के 12 बजे अंधेरे में गर्म करो तो हो सकता है वो आपको पहले रेड दिखे, हो सकता है उसके बाद येलो दिखे, हो सकता है उसके बाद ब्लू दिखे, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर उसका जो है कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है। यही सेम चीज हमको चांद सितारों में दिखाई देता है कि भैया जो सपोज कोई सितारा है वो टिमटिमा रहा है, आप देखते होंगे कोई सितारे का कलर कुछ और दिखता है, किसके सितारे का कलर कुछ और दिखता है। तो अगर सपोज किसी बॉडी को आपने सब लोहा ही
ही ले, लोहे को आपने गर्म किया, रात में गर्म किया, रात में इसलिए बोल रहा हूं ताकि उसके ऊपर कोई सूरज की कोई रोशनी नहीं पड़ रही है, तो उसके टेम्परेचर की वजह से फिर उसके पास कुछ ना कुछ कलर होता है। तो भाई साहब अगर उसके पास टेम्परेचर है तो रेडिएशंस निकल रही होंगी। मैंने कहा ठीक है, और इनफाइनाइट अलग अलग तरह के लैम्डा के फॉर्म में रेडिएशन निकल रही होंगी। मैंने कहा ठीक है, अब उसमें वो पर्टिकुलर लैम्डा जिसका जिसकी 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 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है वो हमको दिखाई देगा, हमको दिखाई वो देगा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे, मैं तेरे सामने बहुत सारे कलर रख दूं, ठीक, मैं बहुत सारे कलर तेरे सामने रख दूं, तो ये दिखेगा कौन सा, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो जल्दी दिखेगा। हो सकता है बाकी ना दिखे, हो सकता है बाकी कम दिखे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन दिखेगा, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये हम लोगों ने देखा भाई एक्सपेरिमेंट से कि सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमने किसी बॉडी को टी टेम्परेचर पर रख दिया है तो उससे इनफाइनाइट तरह के लैम्डा के फॉर्म्स में रेडिएशंस निकल रहे होंगे, लेकिन हमको दिखेगा कौन, हमको वो वाला लैम्डा दिखेगा जिस वाले लैम्डा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। फिर हमने फिर एक काम किया भाई साहब, फिर हमने एक नया टर्म डिफाइन किया जिसको बोला हम लोगों ने क्या, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बोले ठीक है सर जी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब क्या हो गया। बोले सर जी देखो, किसी बॉडी के बाद टेम्परेचर टी है तो एनर्जी निकल रही होगी, जो टोटल एनर्जी निकल रही होगी सर टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो निकल रही होगी वो ये होगी ई सिग्मा टी की पावर 4 होगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब उसमें ये जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग लैम्डा के फॉर्म में निकल रही है। तो वो वाला लैम्डा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो वाला लैम्डा जो हमको दिख रहा है, वो लैम्डा जिसको जिसका 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 एक तरीके से एमिसिव पावर बोल सकता है तू, एक तरीके से ये इंटेंसिटी बोल सकता है, सबसे ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो हमने फिर वहां पर एक काम किया, हर इंडिविजुअल बंदे के लिए, हर इंडिविजुअल बैंड ऑफ लैम्डा के लिए हम लोगों ने एमिसिव पावर निकाली। तो भाई जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है तो वो कलर हमको दिखाई देगा। मैंने कहा ठीक है। तो हर पर्टिकुलर बैंड ऑफ लैम्डा के लिए हम लोगों ने बोला एक नया टर्म डिफाइन कर दिया, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बोले ठीक है। बोले स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब बोले भैया उस पर्टिकुलर बंदे का, उस पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर लैम्डा है, उस पर्टिकुलर लैम्डा की एमिसिव पावर कितनी है, उसको हम लोगों ने बोल दिया मेरे भाई क्या, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको बोला था कि जैसे क्लास है, क्लास में 100 बच्चे हैं, सबने कंट्रीब्यूशन किया, चल मैं थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाता हूं, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, मैं आपसे पूछूं टोटल रुपए कितने हैं, तो आप कहोगे सबको जोड़ दो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैं अगर किसी पर्टिकुलर बंदे से पूछ लूं, मैंने कहा भाई साहब सपोज यहां पर जैसे कि यहां पर नाम है शुभदीप, मैं कहा भैया शुभदीप ने कितने रुपए दिए, तो तुम कहोगे शुभदीप ने भाई साहब 50 रुपए दिए, तो वो उसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगी कि हाँ भाई साहब वो उसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगी, उन भाई साहब ने कितने रुपए दिए, 50 रुपए दिए। जब हम लोगों ने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा का ग्राफ प्लॉट किया एक्सपेरिमेंटली, तो ग्राफ वो कुछ इस प्रकार का निकल के आया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। जब इस प्रकार का निकल के आया तो ग्राफ का जो पीक था वो जिस लैम्डा पे गया, ये इसको हमने बोला लैम्डा एम। क्यों लैम्डा एम बोला? क्योंकि इन भाई साहब ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, इन भाई साहब की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है, इस पर्टिकुलर लैम्डा की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है, या तू ऐसे समझ इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इंटेंसिटी से रिलेट कर ले, और जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो हमको दिखेगा। मतलब लोहा अगर है और आपने उसको गर्म किया रात में, वो लाल हो चुका है, तो आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये फिर रेड हो जाएगा, ये दिखने वाला लैम्डा है, ये वो वाला लैम्डा है जिसका चंदा सबसे ज्यादा है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, इसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। अरे बात समझे? बोले ठीक है सर जी ओके। और फिर हमने एक चीज और देखी कि इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या दे देगा, टोटल एमिसिव पावर दे देगा, जो कि टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंटली कि एक आया बीम डिस्प्लेसमेंट लो, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा एम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उन्होंने बोला लैम्डा एम इंटू टी बराबर होता है कांस्टेंट। ये था बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसको मैंने कल बढ़िया तरीके से आपको नॉन स्टॉप समझाया था। ठीक, तो यहां पर आपके सामने ये दो फॉर्मूले आए हैं, लैम्डा एम इंटू टी बराबर क्या आ गया मेरे भाई, कांस्टेंट आ गया है। ये कांस्टेंट रहेगा। इससे हम लोग देखते हैं कि भाई कोई प्लेनेट है, प्लेनेट का सपोज आप हम टेम्परेचर मेजर करना है, तो ऐसा नहीं है कि थर्मामीटर लेके प्लेनेट के पास जा रहे हो, जैसा कल मैंने लास्ट सवाल कराया था आपको सन वाला कि भाई साहब सन का टेम्परेचर बता दो कितना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर मापने के लिए मैं थर्मामीटर लेके सन के अंदर घुस गया कि भैया बता तेरा टेम्परेचर कितना है, सन को बुखार आ गया वो पता करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। सन से आ रही है रेडिएशंस, तो हमने देखा भैया मैक्सिमम जो तेरी जो है वो लैम्डा एम मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर किसकी है, हमने बेसिकली वो पकड़ लिया। या मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लैम्डा कौन सा है, हमने वो पकड़ लिया, और वहां से पकड़ के भाई साहब इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके हमने टेम्परेचर ऑफ द सन वहां से निकाल लिया। तो कल हम लोगों ने ये वाली चीज देखी थी सारी। इसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा कम होगा, इसका मतलब ये ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये ग्राफ ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर टोटल एमिसिव पावर भी बढ़ेगी, और टोटल एमिसिव पावर बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ना पड़ेगा।
पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राफ का नीचे वाला जो टोटल एरिया होता है वो एरिया क्या होता है मेरे भाई, टोटल एमिसिव पावर। ये हम लोगों ने कल देखा था, और इसका जो पीक होता है वो भी हमने देखा था कि वो टी की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होता है। ये था आपका कल का पूरा लेक्चर। क्लियर है? रिवीजन हो गया हो तो सारे बच्चे हार्ट का साइन टाइप करें। अब यहीं से मैं चीजें आगे स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके तो ठीक है सर जी, ओके। यहां से एक बात तो समझ में आ गई हमको कि सर यहां पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि सर डी क्यू बाई डी टी जो जाने वाला था, जाने वाला डी क्यू बाई डी टी जो था वो आपका क्या था, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। और अगर मैं आपसे एमिसिव पावर पूछूं तो आप बोलोगे ई सिग्मा टी की पावर 4। ये क्या है मेरे भाई, ये आपकी एमिसिव पावर थी। आपको याद होगा कल हम लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया था। और अगला इंपॉर्टेंट चीज, लैम्डा एम इंटू टी बराबर क्या होता है मेरे भाई, कांस्टेंट होता है। अरे बात समझ में क्लियर है? अब इसके बाद कहानी स्टार्ट करते हैं। कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आइए वो कल क्वेश्चन रह गए थे वो हम क्वेश्चन अब यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, शुरू करें भाई। ओके 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 मैम 9:30 का लगा दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। इसके बाद अब जैसा कुछ क्वेश्चन देखेंगे भैया, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, भले प्लीज घर पे लिख लेना, अभी थोड़ा समय कम है। ठीक है, घर पे लिख लीजिएगा। तो इसको चाहे तो आप घर पे लिख लेना। मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना सारे बच्चे। इसने बोला टू स्फेरिकल बॉडी ए एंड बी, मतलब समझना मेरी बात को, जितने भी हमने एमईसी पावर वाले क्वेश्चंस किए हैं, याद है, एमईसी पावर छोड़, डी क्यू बाई डी टी जाने वाले जितने क्वेश्चन किए, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन में बीन डिस्प्लेसमेंट लो को ऐड करके वो आपसे सवाल पूछ लेगा। कैसे? जैसे तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखना। इसने ऐसे बोला टू स्फेरिकल बॉडी ए एंड बी हैविंग द रेडियस आर ए एंड आर बी एट टेम्परेचर T1 एंड T2। ध्यान से समझना, मतलब एक बॉडी ये रही और एक बॉडी ये रही, मतलब इसकी रेडियस अगर आर है, इसकी रेडियस आर है, तो इसकी रेडियस 6 है तो उसकी 18 है, 6 है तो उसकी 18 है। 18 का मतलब क्या हो गया, इसकी रेडियस 3r है। एक की रेडियस आर है तो दूसरे की रेडियस कितनी होगी मेरे भाई, 3r है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। उन्होंने बोला आर टेम्परेचर T1 एंड T2, इसका टेम्परेचर T1 है तो इसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है सर जी, ओके आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए अकर एट 500 नैनोमीटर। अब इस लाइन को क्रैक करो, इसकी लैंग्वेज को क्रैक करो। उसने क्या बोला कि मैक्सिमम, समझना, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए अकर एट 500 नैनोमीटर। इसका मतलब समझ जा, ये क्या है, ये लैम्डा एम है, ये दिखने वाला लैम्डा है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसलिए मैंने बोला था कि भाई एक पर्टिकुलर बंदे में कितना सबसे, कौन ऐसा बंदा है जिसने सबसे ज्यादा रुपए दिए, किसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। ठीक, तो बोलते कि आप बेसिकली हम लोगों ने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर तो बैंड ऑफ लैम्डा के लिए डिफाइन करी थी, लेकिन मैंने जो एग्जांपल से समझाया था, बच्चों के एग्जांपल से समझाया था, तो मैंने बोला ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फिट हो जाता है ये चीज, क्योंकि यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लैम्डा है, ये जो 500 नैनोमीटर वाला है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हो गया कि इस बच्चे ने सबसे ज्यादा रुपए दिए। कौन से बच्चे ने? बोले इसने। बोले इसका मतलब ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए के लिए हमने देखा लैम्डा एम की वैल्यू कितनी है। बोले सर जी इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू कितनी है? सर इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू है मेरे भाई कितनी, 500। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, एम फॉर बी इट अकर एट 1500 नैनोमीटर। इसका मतलब इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1500 नैनोमीटर। एक की 500 तो दूसरे की 1500। मैंने कहा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर एज अ ब्लैक बॉडी, कह रहा है ई की वैल्यू 1 मान लेना भैया, इसको भी ई की वैल्यू 1 मान लेना, इसको भी ई की वैल्यू 1 मान लेना। इज बोला व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड ए टू दैट ऑफ बी। मतलब इसने वही सवाल पूछ लिया जो सवाल मैंने आपको सबसे पहले कराया था शाम की क्लास में। याद करो जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, चाहो तो कॉपी निकाल के देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देख, मैंने वही कराया था कि दो स्फीयर हैं, ठीक है, उनकी रेडियस आर है, सेम मटेरियल है, सेम फिनिशिंग सरफेस है, तो बताओ उनका डी क्यू बाई डी टी का रेशियो क्या होगा। तो वही चीज इसने यहां पर पूछ ली। उसने पूछ ली भैया हमको बता दो डी क्यू बाई डी टी ए अपॉन डी क्यू बाई डी टी बी। ये सेम क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस अंतर ये हो गया कि पहले मैंने आपको टेम्परेचर दिया था, अब इसने टेम्परेचर नहीं दिया, इसने लैम्डा एम को ऐड कर दिया। तो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। अब तो ये बता डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? सर ये होता है ई ए सिग्मा टी की पावर 4। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। इसका मतलब ई ए, ठीक है सर, रेडियस सेम दे रखा है क्या? नहीं, रेडियस सेम नहीं है। ई ए सिग्मा T1 की पावर 4 अपॉन ई ए सिग्मा T2 की पावर 4। मैंने चुपचाप वैल्यू पुट कर दी यहां पर। बोले ठीक है सर जी। अब बताओ यहां से ई से ही तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, वैसे भी ई की वैल्यू 1 है। अब यहां से A1 बाई A2 तो मेरे को पता है, A1 बाई A2 कितना होगा? सर इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस 3r है। मैंने कहा ठीक है, तो A1 बाई A2 तो मेरे को मालूम है, ये सॉल्व होकर आ जाएगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर।
हम फंस गए यहां पर, हम फंस गए यहां पर T1/T2, हम फंस गए यहां पर कि हमें T1/T2 की पावर 4, हमें यह नहीं पता कि T1/T2 क्या है। क्वेश्चन की तरफ झांक के देखो, T1/T2 दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब T1/T2 नहीं दे रहा, तो कुछ तो और इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो उसने लैम्डा एम दे दिया यहां पे, और लैम्डा एम दे दिया तो हम यहां से समझ गए कि भाई इसने बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ का इस्तेमाल कर लिया। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं तुझे, बोले सर जी हमने देखा था कि लैम्डा एम इंटू टी प्रोडक्ट, लैम्डा एम इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता था वो कॉन्स्टेंट होता था, या लैम्डा एम प्रोपोर्शनल होता था 1/T के, तो दैट मींस आप यहां से बोल सकते हो सर दिस इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर इंटू सर T1/T2 को आप लिख सकते हो लैम्डा M2/लैम्डा M1 का होल स्क्वायर, सॉरी होल पावर 4। तो हमारा काम यहां से चल गया कि T1/T2 था, उसको अपन लैम्डा 2/लैम्डा M लिख सकते हैं, लैम्डा 2/लैम्डा 2 लिख सकते हैं। क्यों? बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से, क्यों बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से, जो मैंने यहां पे लिखा था, जो मैंने यहां पे लिखा था इस जगह पे, कि भाई साहब यहां से इस बात को क्लियर रखना कि लैम्डा M इज प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। अब हमारा काम भैया यहां से चल गया, और जैसे हमारा काम यहां से चला, हम यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? R1 की वैल्यू या तो यहीं से पुट कर दे, 6 है। R2 की वैल्यू कितनी है? बोले भैया 18 है का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा M2 कितना है भैया? 1500 है, और लैम्डा M1 कितना है भैया? 500 है, इसकी पावर 4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आ जाएगा 9। सारे बच्चे मिनट से पहले बताएं क्या ये टफ है? सारे बच्चे, ऑल ऑफ यू बोलो जल्दी से क्या। और सीरियसली बता रहा हूं, यहां से काफी सवाल पूछे गए, हर एग्जामिनेशन में पूछे गए, ठीक, लेकिन इसमें बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें वही है जैसे dq/dt पहले पढ़ा था हम लोगों ने। मतलब अगर मैं यहां पे जाऊं, आप याद करो इस पे जो हम लोगों ने सवाल किए थे, मैं अगर आपसे dq/dt का रेशियो पूछूं, देख याद करो, dq/dt 1 अपॉन dq/dt 2, क्या लिखोगे सर? E1 A1 सिग्मा T1 की पावर 4 बटे E2 A2 सिग्मा T2 की पावर 4। यही तो था ना, यहीं से तो किया था सवाल हम लोगों ने सॉल्व। बोले हाँ सर, मैंने कहा इसी को तू ऐसा भी लिख सकता है, सिग्मा सिग्मा तो चल कैंसिल आउट हो गया, तो तू उसको ये भी लिख सकता है E1 A1, ठीक है, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा हटाओ यहां से, E1 A1 T1 की पावर 4, या इसको और अच्छे से लिख लेता हूं, देख E1 बाई सॉरी E1 A1 मैंने कहा ठीक है, बटे E2 A2 मैंने कहा ठीक है, इसको तो लिख दे T1/T2 की पावर 4। ये बिल्कुल बिल्कुल मैंने सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट कर दिया। तो इसी में कभी कभी क्वेश्चन में तुझे ऐसी जरूरत पड़ जाएगी, कैसी? बोले सर T1/T2 अगर उसने टेम्परेचर नहीं दिया तो हम इसको लैम्डा के फॉर्म में लिख लेंगे, क्या? लैम्डा 2/लैम्डा 1, खत्म। वे लैम्डा आर द मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लैम्डा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लैम्डा, दिखने वाला लैम्डा, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, जिसने सबसे ज्यादा रुपए दिए हैं। बोलो, सब मैकेनिक्स के बाद ये सब आसान लगता है? अरे वही तो, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल एक बहुत अच्छा सेट हो चुका है, एक बहुत अच्छे लेवल पर आप जा चुके हैं, इसलिए अब आपको सब आसान लगेगा, ठीक है। इसलिए अब मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैकेनिक्स में आप बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हो, अभी आगे भी अच्छे लेवल पे जाएंगे, इस पे भी अच्छे लेवल पे जाएंगे, लेकिन वो लेवल अचीव करने के बाद तुम्हें ये सारी चीजें आसान लगेगी, ये बात तो सच है ना। चल आगे बढ़ता हूं मैं। वो कह रहा था यूनिट सेम नहीं है, किसकी यूनिट सेम नहीं है? किसकी यूनिट सेम नहीं है? बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक। तो भैया ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, अब तू चाहे तो उसको लिखना चाहे तो मेरे भाई तू उसको लिख ले जल्दी से, मिनट से पहले, जल्दी से मिनट से पहले। देख ऐसा नहीं है कि मैकेनिक्स में तेरा लेवल राइज हुआ है, फ्लूइड में भी बहुत अच्छा राइज हुआ है, फ्लूइड में भी हुआ है, ठीक है, और इसका भी अभी लेवल अभी और राइज होगा तेरा, क्योंकि मैंने 60-70 सवाल स्टार्ट करे हैं तेरे, निकाले हैं अभी 60 सवाल, ठीक है। इसका लेवल भी तेरा बहुत अच्छा हो चुका है अब तक, अभी देखेगा तू एडवांस के सवाल जब किएगा। और 12th में भी ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी उसी लेवल पे पढ़ेंगे, एसएचएम में भी उसी लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वही लेवल अचीव करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आधे से ज्यादा तो पढ़ चुका है, तो ठीक है ना, ठीक। ईएमआई में भी, एसी में भी, ऑप्टिक्स में भी, हर एक चैप्टर में वो करेंगे। ये लिखना चाहे तो बेटा लिख ले, तब तक मैं 2 घूंट कॉफी पी लेता हूं। चल छोड़, घर पे लिख लेना, इतनी देर में लिख भी लिया तूने भाई साहब, हाथ दे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जैसे इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ एडवांस के क्वेश्चन कुछ देखते हैं, सारे बच्चे आ जाओ यहां पे। पहले तो कुछ आसान सवाल, इजी क्वेश्चन, ठीक है, पहले आसान सवाल देखेंगे फिर एडवांस के। आसान क्वेश्चन वो जो तेरे एग्जाम में आ सकते हैं नीट के लिए, जैसे कि देख उन्हें बोला पावर रेडिएटेड बाई ब्लैक बॉडीज पी, इसका मतलब समझ, ये पी मतलब क्या है? dq/dt,
ये क्वेश्चन एक बार लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आप लगाओगे तो आप इनके साथ खेलना सीख जाओगे। ठीक है सर, ओके सर। पावर रेडिएटेड बाई ब्लैक बॉडी स्पी एंड इट रेडिएट द मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ये देख यहां पे खेल दिया इसने, मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ लैम्डा नॉट, मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी वाला लैम्डा है। मेरी बात सुन, कभी लिखा होगा मैक्सिमम एनर्जी वाला लैम्डा, कभी लिखा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लैम्डा, ठीक है, कभी लिखा होगा मैक्सिमम पावर वाला लैम्डा, कभी लिखा होगा दिखने वाला लैम्डा, ये बार बार लिखे होंगे। और हम क्लास में कभी इसको बोल देते हैं जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया। इन सबका एक ही मतलब है कि वो लैम्डा एम देना चाह रहा है तेरे को। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सो दैट इट रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ 3/4 लैम्डा नॉट। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि लैम्डा एम की जो वैल्यू है पहले तो लैम्डा नॉट थी। मैंने कहा ठीक है। बोले अब कितनी हो गई है, नाउ 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 अब कितनी हो गई है, बोले अब हो गई है 3/4 लैम्डा, 3/4 लैम्डा नॉट। मतलब लैम्डा एम चेंज हो गया, लैम्डा एम चेंज हो गया। बोले ठीक है भाई साहब। उसने बोला कि अब हमको बता दो कि पावर किस प्रकार से चेंज हो जाएगी, पावर किस हिसाब से कितनी चेंज हो जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है भाई, मान ले यहां पे टेम्परेचर T है, अगर यहां टेम्परेचर T है तो क्या यहां पे टेम्परेचर में 40/3 कह दूं, 40/3 कह दूं? क्यों? लैम्डा एम इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ठीक, यहां चेक करके देख, लैम्डा नॉट इंटू टी, और यहां गुणा कर दे, इसका उल्टा कर दे। बोले ठीक है सर। तो इसका मतलब यहां पे पावर अगर पी है तो यहां पावर कितनी हो जाएगी सर, 4/3 की पावर 4 इंटू पी। मतलब यहां पे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है ये आ जाएगा 256/3 9 9 81 इंटू पी। खत्म कहानी, हो गया, हो गया सवाल। अब देख ले, ये तुम्हारे नीट के लिए एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चाहे तो लिख भी सकता है, इसको लिख भी सकता है एक्सपेक्टेड फॉर नीट। सर ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया पी? अरे भाई पी किसके प्रोपोर्शनल है, पी किसके बराबर होगा सर, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। खत्म कहानी। अगर टेम्परेचर को अगर आपने 4/3 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो पावर कितने टाइम्स हो जाएगी, पी कितने टाइम्स हो जाएगा सर, 4/3 की पावर 4, तो इतने टाइम्स हो जाएगी। तो 4 के पावर 4 होता है 256, 3 की पावर होता है 81। खत्म कहानी। बोलो क्या बात समझ में आ गई? कह रहा ये कोई क्वेश्चन हुआ? अनुष्का कह रही है ये कोई क्वेश्चन हुआ? अरे नहीं अनुष्का, क्या करें, नीट में तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई बात नहीं। अभी थोड़े क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब एक क्वेश्चन और, बहुत आसान सवाल, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। सवाल देख ले, इसने बोला मैक्सिमम इन एनर्जी। देख ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ सके कि कैसे एक ही कंसेप्ट पर अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्म में आपको सवाल दिए जा रहे हैं। अब इसकी सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है, द मैक्सिमम इन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम। डरना नहीं है बिल्कुल भी, आधी बात समझ, इससे डरना नहीं है। बोले मैक्सिमम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम, अरे होन दे भाई, मुद्दे की बात पकड़। ऑफ द सन इज एट इतना, अरे यार ये लैम्डा एम है, ये लैम्डा एम है। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। एंड दिस टेम्परेचर इज इतना। अच्छा, इसका टेम्परेचर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार? कह रहे भैया एक सितारा है, उसका टेम्परेचर बता दो। हुज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मैक्सिमम एट इतना। हो गया सवाल, हो गया। कैसे? अरे सर जी लैम्डा सीधी सी बात है, लैम्डा एम इंटू टी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बोले कांस्टेंट हो जाएगा, सीधा एक ही लाइन में आंसर। बोले कैसे सर, इसका लैम्डा एम कितना है सर, 4753 इंटू टेम्परेचर कितना भाई साहब, 6050 बराबर। इसका लैम्डा एम कितना भाई साहब सर, 9506, और इसका टेम्परेचर कितना भाई साहब, टी। खत्म, कर लो सॉल्व इसके बाद। ठीक है, घर पे कर लेना भैया, कोई करना चाहे सॉल्व तो। मैं इसको नोट कर रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, अब चलते हैं एडवांस वाले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट रुक जा, एक अच्छा क्वेश्चन हो रहा है यार, एक अच्छा क्वेश्चन हो रहा है। चलो पहले तो ये देखते हैं, जेईई एडवांस 2011 2010। ले भाई साहब, अब जल्दी एडवांस के क्वेश्चन देख, जल्दी पढ़, मिनट से पहले सवाल पढ़ के बता दे कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा क्वेश्चन है, मिनट से पहले जल्दी पढ़, जल्दी पढ़ के बता कौन सा क्वेश्चन है ये, जल्दी 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 जल्दी। कह रहा है तो अब ये करा था हमने, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक, ठीक है सर जी, आसान है, ठीक, इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये देख, जेईई एडवांस 2015, अगला क्वेश्चन। इसने बोला टू स्फेरिकल स्टार ए एंड बी एमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब E = 1,
द रेडियस ऑफ ए इज इतने टाइम्स दैट ऑफ बी एंड एमिट इतने टाइम्स पावर एमिटेड टू द बी। बोल कह रहा है रेशियो ऑफ लैम्डा बता दो कितना होगा फॉर बीच। अब ध्यान से देखना, फॉर विद द वेवलेंथ लैम्डा ए एंड लैम्डा बी आर द पीक अकर इन द रेस्पेक्टिव रेडिएशन। अब यार क्या पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है ये? वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि सर ये बता दो सर दो रेडियस, सर दो बंदे, एक बंदा ए है एक बंदा बी है, ठीक है। एक की जो रेडियस 400 टाइम्स है दैट ऑफ बी। अरे बात समझे, मतलब यहां लिख ले ए, यहां लिख ले बी। वो क्या कहना चाह रहा है, सर रेडियस हो भी 400 टाइम दैट ऑफ बी, मतलब इसकी रेडियस अगर आर है, इसकी रेडियस आर है, तो इसकी रेडियस कितनी है? बोले 400 आर है। बोले ठीक है सर जी, और बताओ सर। अब इसने बोला एन ए एमिट, यहां पे ए लिखा हुआ है, ये थोड़ा मिट गया यहां पर, एंड ए एमिट 10 टू की पावर 4 टाइम्स पावर। इसका मतलब इसकी पावर पी है, तो इसकी पावर 10 टू की पावर 4 पी है। कितना आसान सवाल है बता। पावर मतलब ये सिग्मा टी की पावर 4, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पावर ऑफ ए बराबर 10 टू की पावर 4 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ बी। वही तो कहना चाह रहा है, एमिट 10 टू की पावर 4 टाइम्स पावर एमिटेड फ्रॉम द बी। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब तू इतना बता दे पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा। बोले ई ए, याद है ई ए सिग्मा टी की पावर 4। मैंने कहा ठीक है सर जी, ई ए सिग्मा T1 की पावर 4 बराबर 10 टू की पावर 4 इंटू ई ए सिग्मा T2 की पावर 4। बोले ठीक है सर। अब ई की वैल्यू कितनी दे दी उसने, ई की वैल्यू 1 दे दी, तो भैया इसको भी हटा दे, भैया इसको भी हटा दे, ये हट गया तुम्हारा यहां से, ये हट गया पूरा पार्ट यहां पे। अब सिग्मा भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा से पीछे छूट गया। अब बता सर A1 A2 का रेशियो क्या होगा? A1 क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बता दे A1 क्या लिखेगा सर, ये आ जाएगा सर 400 की पावर 4, पाई आर स्क्वायर लिखोगे ना, पाई आर स्क्वायर। सिग्मा तुम्हारा घर को गया, T1 की पावर 4 बराबर 10 टू की पावर 4। A2 क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया T2 की पावर 4। अब चेक करके देख क्या क्या चीज कैंसिल आउट होगी। पाई पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां पे आ रहेगा आर स्क्वायर जो भी था आर स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब बचा कौन यहां से? 400। मुझे लग रहा है सबकी पावर 4 को भूल जा, सबकी पावर 4 को तू हटा दे यहां से। जैसे सबकी पावर 4 को हटाएगा, आई थिंक तुम्हारा आंसर यहां से देखते हुए निकलता हुआ आ जाएगा। ये कितना जा रहा है? 400, ठीक है। ये कितना जा रहा है? 4। चेक करके देख ले भाई, कोई गलती नहीं हो रही हो। ये 400 है, 10 टू की पावर 4 है। सही जा रहा है ना भाई? सही जा रहा है, 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 सही जा रहा है। ठीक है भैया, सही जा रहा है। चेक करो, कोई गलती तो नहीं हो रही है इसमें। जल्दी 2:1, 2:1, जल्दी मिनट से पहले 1:2 या 2:1। इजी पीजी आ गया सर। आया नहीं आया? जल्दी। मुझे तो यहां पे 4 का थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। जैसे पावर 4 हटाओगे तो T1/T2 बराबर 4 आ रहा है, तो लैम्डा का रेशियो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। लैम्डा का रेशियो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। जल्दी। हाँ, यहां से मुझसे गलती ये हुई है, मैंने यहां पे थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। बेटा तुम मत करिए जल्दबाजी, ठीक है। एरिया क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितनी, आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 400 आर का होल स्क्वायर, ये एरिया होगा। इनटू सिग्मा तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, T1 की पावर 4 बराबर 10 टू की पावर 4 इंटू A2 क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू T2 की पावर 4। वैसे एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, स्फेयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सारे फैक्टर तुम्हारे कैंसिल आउट हो जाए, सारे फैक्टर तुम्हारे यार सारे फैक्टर तुम्हारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही पावर 4 सबकी हटाओगे, ये क्या है? ये क्या है? ये 20 का स्क्वायर है, तो सीधा लिखेगा तो यहां से कि सर जी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर है, 400 को 20 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 20 की पावर 4। मैंने कहा ठीक है, इंटू T1 की पावर 4 बराबर, तो यहां से लिख सकता है 10 टू की पावर 4 इंटू T2 की पावर 4। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 T1 बराबर T2। इसका मतलब तू यहां से लिख सकता है T2/T1 बराबर 20। दैट मींस λ1/λ2 बराबर निकल के तेरा आ जाएगा मेरे भाई। कितना? चेक करिए भाई, कितना जा रहा है ये? कितना जा रहा है ये? कितना जा रहा है ये? 22 बराबर कितना निकल के आ जाएगा? सिंपल सा रेशियो है, सिंपल सा रेशियो है। बोलो, सॉरी मुझे थोड़ा समय लग गया इसको, ठीक है। मुझे इधर की चीजें थोड़ी कम दिखाई देती है, ठीक है। बोलो बोलो, मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? जल्दी से, मुश्किल है क्या? नहीं लिखा है मैंने, गलत नहीं लिखा, आप सही लिखा है। पिछली बार मैंने वो एरिया को ना जल्दबाजी में पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा था। हलवा है, रेशियो तो है। ये वही सवाल तो है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, रेशियो ही तो है। 10 इज मिसिंग, 10 मिसिंग नहीं होगा ना। देख ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये 10 टू की पावर 4 है ना, ये 0 से 0 मार देंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, खत्म कहानी। मतलब T1 का रेशियो पूछे, T1 का रेशियो पूछे, लैम्डा का रेशियो पूछे, बात एक ही है। अरे बस बात एक ही है। अरे भाई वो कह रहा सर ये
क्या बहुत आसान सवाल है यार, क्या कर रहा है तू? देख ये ए है ये बी है, इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस 400 आर बोला उसने। उसने बोला अच्छा तू ये बता एमईसी यहां पे उसने किसके साथ खेला, रेशियो किसके साथ, पावर के साथ खेला है। तो ये बता पावर जो होता है डीक्यू बाई डी टी होगा क्या सर? डीक्यू बाई डी टी होगा ई ए सिग्मा टी की पावर 4। उसने बोला कि पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 10 टू की पावर 4 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ बी। खत्म, वैल्यू तो पुट करनी है यार, कुछ और थोड़ी ना है। पावर ऑफ क्या बोलोगे सर? पावर, अब तू एरिया लिख ले चाहे तो पावर एफ क्या लिखोगे सर? ई ए सिग्मा टी की पावर 4। इसके लिए क्या लिखोगे सर? ई ए सिग्मा टी की पावर 4। सर ये ए वन हो जाएगा, ये ई वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ए वन हो जाएगा, ये टी वन हो जाएगा और ये टी टू हो जाएगा। ले पिछली वाली स्लाइड में क्या मैं लिख के मिटा नहीं सकता था, अब मैं लिख के मिटा सकता हूं। ये हो गया। अब तू देख यहां पे, देख 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 यहां से ई की वैल्यू 1 हो गई, ई की वैल्यू 1 हो गई। ये काम मैं पिछली स्लाइड पे नहीं कर सकता था ना, वो स्लाइड उड़ जाती। ठीक, सिग्मा तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, ये ले सिग्मा भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। एरिया की जगह तू क्या लिखेगा? ये एरिया की जगह क्या लिखेगा? 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है सर जी। इस एरिया की जगह तू क्या लिखेगा सर? 4 पाई r2 स्क्वायर। एरिया स्फेयर है, स्फेयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है सर जी। ये 4 पाई तेरा यहां से भी उड़ गया। ठीक है सर जी ओके। यहां से तू मुझे बता यहां r1 की वैल्यू कितनी है? 400 r का होल स्क्वायर इंटू टी1 की पावर 4 बराबर टी2 10 की पावर 4। ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये r रख ले यहां पर, r2 की वैल्यू तो r है यहां पर, इंटू टी2 की पावर 4। अब देख यहां से, ये देख r से r मार दिया। ठीक, अब देख ये 400 को क्या लिख सकता है? 20 का स्क्वायर। दीज आर जस्ट कैलकुलेशन, 20 का स्क्वायर। अब ये बता 20 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या बन जाएगा? 20 की पावर 4। अब ले देख ले भैया, ये पावर 4 उड़ गया, ये 4 ये 4 ये 4 उड़ गया। ये देख ये 10 से ये 0 मार दिया, ये हटा सबको। ये देख T1 बाई T2 का रेशियो कितना आ गया? सॉल्व हो गया। 2:1 या 1:2 डिपेंड्स किसका रेशियो किसके साथ पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है ये। ठीक, तो भैया देख ले कितना इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। मतलब आपको ये बात समझनी, अबे सवाल उड़ गया क्या? हाँ ये रहा ये सवाल। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस पे एडवांस वाले 2 से 3 बार सवाल पूछ चुके हैं, तो आपके लिए भी पूछा जा सकता है। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, जस्ट रेशियो, dq बाई dt। ये जो पार्ट मैंने यहां पे लिखा था थोड़ी देर पहले, कहां पे, अबे कहां है ये रहा, जहां पे मैंने ये पार्ट लिखा था इसी पर उन्होंने सवाल पूछ लिया, यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर। या तो टेम्परेचर का रेशियो पूछ लेगा, टेम्परेचर का रेशियो पूरा पूछने की बजाय वो लैम्डा का रेशियो पूछ लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इन्वर्स कर देना है, जस्ट उसका उल्टा कर देना है। अभी और देख सवाल, और देख सवाल तो बहुत करेंगे भाई, बहुत सारे सवाल करेंगे। और देख और देख और देख और देख, आगे बढ़े। हाँ सर जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है चल, इससे पहले एक और बढ़िया सवाल लेता हूं मैं, उसकी लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है, ये रहा। ठीक है, आओ थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छे लेवल का, काफी अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, आओ देखते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है तुझे। इससे पहले ये देखते हैं, रुक जा एक मिनट, उसमें तेरे को और मस्त फील आएगी। एक क्वेश्चन और लेके आया था मैं, कहां गया, ये वाला, इसमें आएगा, देख तेरे को मजा, ध्यान से देख। ये क्वेश्चन ऐसा था, ऑफलाइन क्लास में हमेशा मेरे को डिस्कस करना ही पड़ता था। ठीक है, एडवांस वाले बैचेस में करना ही पड़ता था, कुछ बच्चे गलत कर देते थे। ध्यान से देखना, मजा आएगा इस सवाल में। कॉपी में लिखना चाहे तो घर पे जाके लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी थॉट प्रोसेस को बहुत चेंज करेगा। देखो इसने बोला ए सॉलिड रिसीव हीट बाय रेडिएशन ओवर इट सरफेस एट अ रेट ऑफ 4 किलोवाट। अब आपको इसकी लैंग्वेज करेक्ट करनी पड़ेगी कि एक सॉलिड है, उसको ऊपर हीट रेडिएशन गिराई जा रही है। ठीक है, और वो क्या है, इतनी ऊष्मा, 4 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 4000 जूल एक सेकंड में ऊष्मा वो रिसीव कर रहा होगा। 4 किलोवाट का मतलब क्या होगा, 4000 वाट। 4000 वाट का मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड में 4000 जूल। मैंने कहा ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, हीट कन्वेक्शन रेट फ्रॉम सरफेस ऑफ द सॉलिड टू द सराउंडिंग इज इतना। उसने कन्वेक्शन भी ऐड कर दिया, उसने कन्वेक्शन भी ऐड कर दिया। अब यार कन्वेक्शन तो हमने पढ़ा नहीं है यार। ठीक है, ये तो हमको इस पर तो थ्योरी भी नहीं है, कुछ ज्यादा खास फॉर्मूले भी नहीं है इसमें तो। ठीक है, एक फॉर्मूला है, बता दूंगा आपको, लेकिन यार ये तो अचानक, मैं कोई बात नहीं, नया सवाल है, इसको फील लो, सवाल को, नए सवाल के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, कन्वेक्शन क्या बाहर में, वो ये तो कहना चाह रहा है कि भाई साहब उसकी एक एनर्जी और है जो सराउंडिंग में जा रही है। वो ये तो कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये तो कहना चाह रहा है हीट कन्वेक्शन रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड टू द सराउंडिंग। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज मैंने यहां पर सपोज एक बॉडी को यहां पर एक तरीके से पकड़ा, तो ये कहना चाह रहा है इससे ऊष्मा सराउंडिंग में भी जा रही है। किस रेट से जा रही है, बोले 5.2 किलोवाट के रेट से जा रही है।
मतलब ऊष्मा आ भी रही है, ऊष्मा जा भी रही है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं उसके बाद। एंड अब और देख एंड हीट इज जनरेटेड एट द रेट ऑफ 1.7 किलोवाट। बोले ये क्या हो गया यार? बोले हीट जनरेट भी हो रही है। अब इसके तू फील ले कि भाई साहब ये बॉडी है, सॉरी ज्यादा खराब बॉडी हो गई, ठीक है, मान ले ये बॉडी है, इसमें 3 प्रोसेस दिख रहे हैं यहां पर सवाल के हिसाब से। पहला प्रोसेस, ये बाहर से ऊष्मा ले रहा है, अच्छा ठीक है, बाहर से ऊष्मा ले रहा है। दूसरा, सर ये जो है ना बाहर सराउंडिंग में ऊष्मा दे भी रहा है कन्वेक्शन के रेट से। तीसरा, बोले इसके अंदर भी ऊष्मा पैदा हो रही है। बोले इसके अंदर ऊष्मा कैसे पैदा हो रही है? अरे हीटर बीटर लगा दिया होगा यार इसके अंदर, इसके अंदर हीटर लगा दिया हमने, ऐसा समझ ले। अपने आप थोड़ी हीट जनरेट हो रही होगी, अगर हो भी रही है तो उसने बता दिया इतनी हो रही है, तू ऐसा समझ ले भैया हीटर लगा दिया इसके अंदर, सतुरे के अंदर हमने। बोले ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान से समझ, उसने क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इतना। और भाई साहब ये क्या दे दिया उसने, वो कहना चाह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दे दिया, मतलब dt बाई dt दे दिया उसने, dt बाई dt दे दिया उसने, dt बाई dt दे दिया उसने, dt बाई दे दिया, dt बाई dt दे दिया उसने। बोले dt बाई dt कितना दे दिया? बोले भैया सब वो दे दिया उसने हाफ। बोले आपको कैसे पता है dt बाई dt ही है? तो तुम कहोगे भैया, मैंने कहा भाई ये हाफ मुझे ऐसे पता चला, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो हमने इसकी यूनिट पे अटैक किया। इसकी यूनिट देख क्या है, इसकी यूनिट है मेरे भाई सर 0.5, ये देख यूनिट देख, डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। हम समझ गए ये टेम्परेचर पर सेकेंड है, मतलब dt बाई dt है, मतलब dt बाई dt है। सारे बच्चे मिनट से पहले बताएं क्या सवाल समझ में आया नहीं आया? बोलो ठीक। अब आप सीधी बात बोलोगे, बोले क्या बोलोगे? बोले भैया अब कैसे लिखेंगे? मैंने कहा अब तू बता। अब सीधा लिख लेन देन, कहां कहां से कैसी कैसी ऊष्मा मिल रही है। वो कहेगा सर जी ये सॉलिड रिसीव हीट बाय द रेडिएशन ऑफ द सरफेस एट द रेट ऑफ इतना, मतलब 4000 किलो, 4000 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? देख मैं यहां लिख रहा हूं 4 किलोवाट का मतलब कितना हो गया? 4000 वाट। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया 4000 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 4000 जूल एनर्जी वो ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है। मैंने कहा ठीक है, और क्या हो रहा है? बोले भैया और सराउंडिंग में ऊष्मा कितनी दे रहा है? बोले 5200 वो सराउंडिंग में दे दे रहा है, वो सराउंडिंग में दे दे रहा है, सराउंडिंग में दे दे कन्वेक्शन के रेट से। और क्या हो रहा है? बोले उसके अंदर की जो ऊष्मा पैदा हो रही है उसको कहीं से अंदर से इंटरनल कारणों की वजह से उसको अंदर से ऊष्मा मिल रही है, कितनी मेरे भाई? 1700। तो सर इतनी ऊष्मा उसको एक सेकंड में मिल रही है, तो दिस इज व्हाट, यही तो तुम्हारा dq बाई dt नेट हो गया। और यही तुम्हारा अगर dq बाई dt नेट हो गया तो क्या मैं इसको ms इंटू dt बाई dt लिख सकता हूं? याद करो, कैलोरीमेट्री मैंने बताया था, कंडक्शन मैंने बताया था, ms इंटू dt बाई dt लिख सकते हो। बोले यस सर। और ms को हम लोग क्या बोलते हैं सर? m इंटू एस क्या होता है? हीट कैपेसिटी। क्या होता है मेरे भाई? ये हीट कैपेसिटी। आई थिंक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है, आपको बस यहां पे वैल्यू से पुट करनी है। चेक करिए भैया, 1700 और 4000, 5700 हो गया 500, तो ये आ गया 500 बराबर m इंटू एस। और हीट कैपेसिटी dt बाई dt कितना दे दिया उसने? वो दे दिया उसने हाफ। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ms बराबर निकल के आ जाएगा 1000। और ये तुम्हारा क्या था मेरे भाई? हीट कैपेसिटी था। सर मैंने यही सोचा था, शाबाश बेटा। अंजलि कह रही है सर मेरे से हो गया, बहुत बड़े अंजलि। रवि प्रकाश का भी आंसर आ गया, हो गया सर, शाबाश बेटा। ठीक, देख फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो तू कर लेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग भी सोचते हैं ना कि मान ले एग्जाम में टफ, अब ये सवाल एग्जाम में आएगा तो उसको टफ ही बोला जाएगा, इसको यही बोला जाएगा कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं पूछा गया, दिमाग लगाने का सवाल पूछा गया, घुमा फिरा के पूछा गया, उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। बोलो। वो कह रहे सर माइनस भी तो होगा। माइनस क्यों होगा? यहां माइनस नहीं होगा, यहां माइनस नहीं, क्योंकि यहां ओवरऑल ऊष्मा मिल रही है, यहां माइनस नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा माइनस होगा। अरे भाई तू ऐसा समझ, 4000 रुपए तो मिल गए हवा से, हवा से 4000 रुपए ले लिए उसने, और अंदर से 1700 रुपए मिल गए उसको, और हवा में भी 5200 उसने वापस कर दिए। ये हो रहा है, अरे ये हो रहा है, ठीक है, कि तुझे तेरे दोस्त ने 4000 रुपए दे दिए, तुझे तेरे घर से पापा ने 1700 रुपए दे दिए, टोटल तेरे पास रुपए कितने हो गए? 5700। और किसी अगले दोस्त ने 5200 तुझसे वापस ले लिए। ये चीज हो रहा है, तो तेरे पास रुपए कितने हो गए? 500 रुपए बचे, मतलब हर सेकंड 500 जूल एनर्जी इसको मिल रही है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे मिनट से पहले क्लियर है? अगर मैं इसी को लेवल और बढ़ाना चाहूं, इस सवाल का लेवल और बढ़ाना चाहूं, तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि फाइंड द, सोच का जवाब देना कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। बता क्या करेंगे? सारे बच्चे मिनट से पहले बताएं कि मुझे, मैं तुझसे सवाल पूछ लेता इसी सवाल में, मैं ये नहीं पूछता ये हीट कैपेसिटी देखे, या हीट कैपेसिटी भी नहीं पूछता,
मैं तुझसे क्या कहता कि फाइंड, देख ध्यान से सुन, सुनना देख, सवाल ये पूछता कि फाइंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। बोले 10 सेकंड के बाद टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बता दे। तू क्या कहता? अरे सर जी देखो, 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा मिल रही है उसको, 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा मिल रही है? 500। नेट तो 500 मिली ना 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 500, तो इसका मतलब 10 सेकंड में कितनी मिलेगी? तो 10 सेकंड में 5000, तो 5000 बराबर डेल्टा क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी। खत्म कहानी, हो गया सवाल सॉल्व। अरे बात समझे, एम एच डेल्टा टी लगा देते, कैलोरीमेट्रिक का तेरा सवाल हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर एक और धांसू क्वेश्चन है, ठीक है, आओ जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सारे बच्चे ध्यान से देखें, बड़ा मजा आएगा इस सवाल में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपको बस एक जगह पे ले आके छोड़ दूंगा जहां आप समझ जाओगे सर, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। ध्यान से देखिए, इसने बोला कॉपर स्फीयर इज सस्पेंडेड इन एन, ध्यान समझ, लैंग्वेज करेक्ट कर, एक कॉपर का स्फीयर है, ठीक है भाई साहब, कॉपर का स्फीयर है, ठीक है सर जी, कॉपर का स्फीयर है, इज सस्पेंडेड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर मेंटेन एट 300 केल्विन। मतलब एक चैम्बर है, उसके अंदर क्या रख दिया मैंने, एक चैम्बर के अंदर मैंने क्या रख दिया मेरे भाई, एक कॉपर रख दिया। तो ऐसे समझ, ये रहा चैम्बर, ये रहा चैम्बर, ये पूरा चैम्बर है, इसके अंदर मैंने ये कॉपर का वो रख दिया, ये देख ऐसे ऐसे ऐसे, ये लटका दिया मैंने इसको इसके अंदर, ऐसे 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 ऐसे। आरी बात समझ में, इस प्रकार से थी, इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर का टेम्परेचर 300 है, ठीक, ये खुद कह रहा है, देखिए खुद कह रहा है कॉपर स्फीयर इज सस्पेंडेड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर मेंटेन एट 300 केल्विन। मैंने कहा ठीक है, ओके, मैंने कहा ले भाई साहब, ओके, इसके अंदर का टेम्परेचर 300 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सवाल में। इसने बोला द स्फीयर इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। अब इसने बोला भाई स्फीयर का जो टेम्परेचर है वो हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, 500 केल्विन, ये हमने मेंटेन करके रख दिया। अब यार इसका टेम्परेचर मेंटेन होने का क्या मतलब हो गया? इसको नेट ऊष्मा ना मिल रही है ना जा रही है, क्योंकि अगर इसको ओवरऑल ऊष्मा मिलती तो इसका टेम्परेचर राइज कर जाता, और अगर ओवरऑल ऊष्मा जारी होती तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता। इसने बोला इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसा कह दूं आने वाली ऊष्मा बराबर जाने वाली ऊष्मा? बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखते हैं भाई साहब क्या कहना चाह रहा है। ओके, अब हो क्या रहा है? ओके, अब यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्यों? सराउंडिंग टेम्परेचर है 300, इसका खुद का टेम्परेचर है 500, तो शायद आपको फील आ रही हो। बोले यार ये कैसे हो सकता है यार? अरे यार चाय को जब हमने रखा था, चाय को जब हम लोगों ने रखा था तो चाय ठंडी होती जा रही थी, ठीक, यहां बॉडी का टेम्परेचर 500 है और हवा का टेम्परेचर 300 है, तो बॉडी तो ठंडी होनी चाहिए लगातार, रेट ऑफ कूलिंग होना चाहिए, यहां पर लगातार टेम्परेचर कम होना चाहिए। और ये कह रहा भाई साहब यहां पर कि भाई साहब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन मेंटेन है, तो इसका मतलब उसको कहीं और से एनर्जी जरूर मिल रही होगी, कहीं और से एनर्जी जरूर मिल रही होगी। तो आगे अगर मैं सवाल पढ़ूंगा तो इसने बोला बाई हीटिंग इज इलेक्ट्रिकली। हाँ, ये हाथ से सवाल समझ में आ गया कि अरे भैया इसको इलेक्ट्रिकली हम इसको हीट कर रहे हैं, जैसा कभी कभी होता है चूल्हे पे आपने कुछ चूल्हे पे आपने दूध रख दिया या कोई भी जो है पानी रख दिया, और आपने बर्नर का लो बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसका टेम्परेचर मेंटेन रहा। मतलब ओवरऑल जितना हीट का एक्सचेंज उसका सराउंडिंग के साथ हो रहा है, जितनी ओवरऑल नेट उसका सराउंडिंग में जा रही है, उतनी ही आप उसको गैस के माध्यम से दे रहे हो, तो ओवरऑल उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। मैं अगर आपसे एक छोटा सवाल पूछूं, मैंने कहा भाई साहब इस बॉडी का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है, तो बताओ डीक्यू बाई डी टी नेट कितना होगा? तुम सीधा बोलोगे सर डीक्यू बाई डी टी नेट हो जाएगा ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। आरी बात समझ में? मैंने कहा ठीक है सर ये तो नेट है, मैंने कहा ठीक है, तो नेट इतनी उसमें जारी होगी, और अगर मैंने यहां पर इसको यहीं पे नीचे आग लगा दी, मैंने कह दिया ले भैया मैंने आग लगा दी, इसका टेम्परेचर मेंटेन है, तो बता कितनी पावर दी जा रही होगी, कितनी एनर्जी इसको दी जा रही होगी, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो कहेगा सर इतनी ही दी जा रही होगी। इसका मतलब जितनी ऊष्मा यहां से ओवरऑल नेट ऊष्मा जा रही है, उतनी तो यहां से बर्नर से नीचे से तिल्ली लगा दे, नीचे से लाइटर लगा दे, नीचे से गैस जला दे। एनर्जी कंजर्वेशन, जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी जा रही है, तभी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है चलो सर आओ आगे सवाल पढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, अभी तो सवाल में तो और बहुत मजा आएगा। इसने बोला ठीक है, अब इसने बोला ए टोटल ऑफ 210 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू डू इट। कह रहा भैया हीटर लगाने की जरूरत पड़ेगी और 210 वॉट का हीटर लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा तो ठीक है आओ स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर मैं हीटर ना लगाता तो जिस रेट से ऊष्मा जा रही होती, क्या उसकी वैल्यू सर डी क्यू बाई डी टी, ध्यान से देखना, क्या उसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं ई ए सिग्मा 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4।
इस रेट सोर्स में जा रही होती? बोले हाँ सर जी। और इतनी ही ऊष्मा उसने हीटर के माध्यम से दे दी, बराबर 210। उतनी हीट उसको हीटर के माध्यम से मिल गई, तो भैया उसका काम हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। इसी को हम लोग बोल देंगे कि भाई साहब बॉडी का टेम्परेचर यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, कांस्टेंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब इसने अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। इसने बोला व्हेन द सरफेस ऑफ द कॉपर स्फीयर इज कंप्लीटली ब्लैकेंड। अब इस लाइन से आपको समझना पड़ेगा कि वो कहना चाह रहा है व्हेन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज कंप्लीटली ब्लैक एंड, मतलब ब्लैक कर दिया, मतलब ये की वैल्यू बन होगी भाई, ये की वैल्यू बन होगी, मतलब इसको पूरा ब्लैक कर दिया इधर से। मैंने कहा ठीक है चलो भैया ब्लैक कर दो। तब उसने बोला कि 700 वाट इज नीडेड टू मेंटेन द सेम टेंपरेचर ऑफ द स्फीयर। कह रहा भैया अब हीटर की जो आवश्यकता है वो 700 वाट है। मैंने कहा तो ठीक है 700 वाट है तो मुझे इतना बता दे अब कैसे लिखेंगे। बोले सर अब dq बाई dt अब हम कैसे लिखेंगे। बोले E की वैल्यू हो गई है 1, एरिया सेम रहा, इंटू सिग्मा। मैंने कहा ठीक है उसका टेंपरेचर कितना है मेरे भाई। सर उसका टेंपरेचर यहां से आप निकाल सकते हो। टेंपरेचर कितना दे रखा है। बोले सर टेंपरेचर कितना दे, टेंपरेचर तो सर उतना ही मेंटेन करना है। कितना, 500 मेंटेन करना है। मैंने कहा 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 बराबर, तो यहां से लिख सकता है 210 की जगह तो क्या लिख सकता है यहां पे 700। खत्म कहानी। इसने क्या पूछ लिया कि व्हाट इज द एमिसिविटी ऑफ द कॉपर। कह रहा है ई की वैल्यू बता दो। आई थिंक बड़े आराम से देखते के साथ रेशियो देके तुमने आंसर, काफी सारे बच्चों ने शुरू में ही आंसर दे दिया था, फटाक से आप इसका रेशियो ले लोगे और ये पूरा फैक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। खत्म कहानी। 0.3 विल बी द आंसर। आगे बात सुनने देख, मेरा मोटिव यहां पे ये बिल्कुल नहीं था कि एग्जाम में ये सवाल आएगा करना है या छोड़ना है, ना 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 ना। मैं भी आपको तैयार कर रहा हूं अच्छे लेवल के सवालों के लिए, लैंग्वेज वाले सवालों के लिए, कि कभी कभी ऐसे लैंग्वेज को ट्विस्ट करके दिया जाएगा। ठीक, मेरा मोटिव ये है आपके अंदर की चीजों को डेवलप करना। सारी बात समझ, मेरा मतलब ये है मेरे भाई आपकी अंदर की चीजों को डेवलप करना। ठीक है मैम, अभी ऑसिलेशन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अभी और सवाल देख, और सवाल देख। अब इसी की तर्ज पर देख, एडवांस वालों ने 2-3 सवाल पूछे इसी की तर्ज पर। अभी और क्वेश्चन देख 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 एडवांस वालों ने और भी पूछा। जैसे कि अगला क्वेश्चन देख, जेई एडवांस 2012, जेई एडवांस 2012। ठीक है, उस टाइम जब ये सवाल आया था तो काफी बच्चे नहीं कर पाए थे। बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से देख क्या बोला इसने। इसने बोला एक 3 वेरी लार्ज प्लेट सेम एरिया आर केप्ट पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। कह रहा भैया यहां पर हमने 3 प्लेट ले ली, 3 प्लेट, एक प्लेट, दूसरी प्लेट ये ले और तीसरी प्लेट, सबका एरिया सेम है, सबका एरिया सेम है। प्लेट का मतलब समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्लेट का मतलब ये हो गया जैसे कि तेरा ये हो गया, जैसे कि एक ये बुक है और इसके बगल में एक बुक और रख दो, मेरे पास है नहीं यहां पर। ठीक है तो बस तू ऐसे समझ ले, ऐसे ये 2 प्लेट हो गई, ऐसी एक प्लेट और रख दी उसने। मैंने कहा ठीक है, और हाँ लार्ज प्लेट है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन हुआ करता था। बोले ठीक है सर जी ओके। अब इसने क्या बोला, दे आर कंसीडर ए आइडियल ब्लैक सरफेस, ई की वैल्यू बने, दे हैव द वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, द फर्स्ट एंड द थर्ड प्लेट्स आर मेंटेन एट टेंपरेचर 2T एंड 3T। इसका मतलब उसने बोला भैया इसका टेंपरेचर है 2T, इसका टेंपरेचर है 3T, मेंटेन कर रखा है। कैसे मेंटेन कर रखा है वो उसकी टेंशन है, इस पर ध्यान मत लगाना। हो सकता है उन्हें हीटर बीटर लगा दिया हो अंदर, उसमें मुझे उससे टेंशन नहीं लेनी कैसे मेंटेन कर रखा है। उसने बोला मेंटेन है, ठीक है भैया मेंटेन है, मेंटेन है। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला टेंपरेचर ऑफ द मिडल बता दो अंडर द स्टडी स्टेट कंडीशन। कह रहा भैया इस बीच वाले बंदे का टेंपरेचर का टी डैश है तो मुझे टी डैश का टेंपरेचर बता दो स्टडी स्टेट में। मैंने कहा भैया गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या तेरे पास 3 प्लेट है। बोले हाँ सर 3 प्लेट है, तो पहली प्लेट से क्या ऊष्मा निकल रही होगी। बोले हाँ सर निकल रही होगी। सर इधर भी निकल रही होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इधर भी निकल रही होगी। सर इधर भी निकल रही होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इधर भी जा रही होगी। बिल्कुल सही बात है, ओके ठीक है सर। सर ये बताओ सर 3T वाला जो है इससे क्या ऊष्मा इधर भी जा रही होगी। मैंने कहा बिल्कुल जा रही होगी भैया। इधर भी जा रही होगी। मैंने कहा बिल्कुल जा रही होगी भैया, बिल्कुल जा रही होगी। तो भैया T1 वाले के तो मजे ही मजे, बीच वाले के तो मजे ही मजे, इसको इधर से भी ऊष्मा मिल रही है, इसको इधर से भी ऊष्मा मिल रही है, और स्टडी स्टेट है। तो स्टडी स्टेट है तो मतलब क्या हो गया, क्या मैं बीच वाली, ये जो बीच वाला जो मैंने यहाँ पर इसको मैं कलर भर देता हूं मेरे भाई, इसको मैं कलर भर देता हूं यहाँ पर। ये जो भी यहाँ पर ये हरी वाली बीच वाली जो भी यहाँ पर प्लेट है, पहली बात तो इतनी मोटी नहीं है, बहुत पतली है, बहुत पतली है। ये इस प्रकार की है, इस प्रकार की है, ऐसी ऐसी इस प्रकार की है। ये अगर इस प्रकार की है तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह दूं, इसका टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है, और इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। क्यों टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वो खुद कह रहा है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसको जितनी ऊष्मा मिल रही होगी उतनी ही ऊष्मा इसकी बाहर जा रही होगी। बोलो क्या बात समझ में आ रही है। इसको जितनी ऊष्मा मिल रही होगी उतनी ऊष्मा ही यहां से क्या हो रही होगी मेरे भाई, बाहर जा रही होगी। तो ऐसे समझ ले यहां पर ये मेरे पास मिल गई प्लेट, मेरे पास प्लेट मिल गई भैया, ये रे प्लेट, ये री प्लेट, ये री प्लेट, ये री प्लेट, ऐसे ऐसे ऐसी 3 है, ऐसी 2 रखी हुई है। तो इसका मतलब ये जो बीच वाली जो प्लेट है, ये वाली इसके तो मजे ही मजे हैं। इसको तो इधर से भी ऊष्मा मिल रही है, इसको तो इधर से भी ऊष्मा मिल रही है, और ये स्टडी स्टेट है।
इसका मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा बता उसको इधर से कितनी ऊष्मा मिलेगी, तो भाई अगर एक साइड का एरिया मैं ए कह दूं, मान ले इस एक साइड का एरिया ए है, तो उसको इधर से कितनी ऊष्मा मिलेगी, ई ए सिग्मा 2t की पावर 4। इस वाली प्लेट से रेस निकली है, इस वाली प्लेट रेडिएशन निकली होगी, इस वाली प्लेट से इसको कितनी ऊष्मा मिली होगी, बीच वाली को इतनी, और इधर वाली से कितनी मिली होगी, ई ए सिग्मा 3t की पावर 4। इसके तो मजे ही मजे हैं, इसको तो इधर से भी मिल रही है, इधर से भी मिल रही है, ठीक। तो ओवरऑल क्या उसको टोटल इतनी ऊष्मा मिल रही है एक सेकंड में, इतनी ऊष्मा मिल रही है एक सेकंड में, बोले हाँ सर। अब अगर इतनी ऊष्मा मिल रही होती तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता, लेकिन इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोले सर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जितनी ऊष्मा इसको मिल रही है उतनी ही ऊष्मा ये सराउंडिंग में दे रहा होगा, अपने टेम्परेचर की बेस से निकालते रहा होगा। और ये अपने टेम्परेचर से कितनी ऊष्मा निकालेगा, बोले सर ई ए सिग्मा, इसका टेम्परेचर टी डैश है, टी डैश की पावर 4। अब इसमें बस एक गलती होती है जो अक्सर बच्चे कर देते हैं, वो यहां पर एरिया को ए मान लेते हैं, यहां गलती हो जाती है बस क्योंकि यहां पर एरिया ए नहीं होगा, तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना, यहां पर एरिया 2a होगा। बोले 2a क्यों होगा, मैंने कहा 2a इसलिए होगा क्योंकि बीच वाली प्लेट है तो उसका एक सरफेस इधर, अगर इसका एरिया a है और इसका भी एरिया a है तो दोनों तरफ से ऊष्मा निकल ली होगी, इधर से भी निकल ली होगी, इधर से भी निकल ली होगी, इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सवाल में अब कोई दम नहीं बचा है, यहां पे ई ए सिग्मा ई ए सिग्मा ई ए सिग्मा तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 16, ठीक है, ये आ गया 16t, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये कितना आ जाएगा 81t, ठीक है भाई साहब 81t की पावर 4 चल रहा है, ठीक, बराबर कितना आ गया 2 इंटू टी डैश की पावर 4, ये कितना हो गया 97 टी डैश टी की पावर 4 बटे 2 बराबर टी डैश की पावर 4। खत्म कहानी, आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन मैच कर गया। बोलो क्या बात समझ में आई सारे बच्चे, यहां अगर तुझसे ये गलती हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ऑफलाइन क्लास में देखा है, पहली बार जब बच्चा गलत करता है, पहली बार जब बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करता है 99% बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, ठीक, एक बार गलती कर दी, अब एग्जाम में मत करना, मान ले इससे मिलते जुलते कोई सवाल आ गया, ठीक है सर जी, या तू ये भी कर सकता है, या तू ये भी कर सकते है कि इसका टोटल एरिया ए मान ले, ठीक, तो ये जो भी एनर्जी जा रही है फिर इसका आधा करना पड़ेगा तेरे को, वहां से भी आंसर आ जाएगा तेरा, क्यों, क्योंकि ये जो भी प्लेट यहां पे रखी हुई है उसकी कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर गया, आधा इधर गया तो आधा उधर गया, चाहे तो तू ऐसे कर ले, या मैंने एक साइड का एरिया ए मान दिया, टोटल एरिया मैंने 2a मान दिया, एक साइड का एरिया मैंने ए मान लिया, खत्म कहानी। आरी बात समझ में, अब ये देख लेते हैं जी एडवांस का क्वेश्चन था, अभी और देखते हैं, देख जी एडवांस के एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन तो भाई साहब मुझे अभी भी याद है, काफी बच्चों की बड़ी नाक में दम किया था इस क्वेश्चन ने, जेईई एडवांस 2017, ठीक है, ये आपके थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए, इसका जो है इसका आंसर शायद सी है, पता नहीं, आप देख लेते हैं इसका आंसर जो भी होगा, ठीक है, ये मुझे अभी भी याद है 2017 में जब बच्चे पेपर देके आए थे तो वो काफी डिस्कस, सर ये वाला सवाल जो था क्या था, मैंने कहा आओ ध्यान से देखते हैं। लैंग्वेज क्रैकिंग के लिए, अपनी थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, और मुझे पूरा भरोसा है तुम ये सवाल तोड़ दोगे, सारे बच्चे ध्यान से देखना। इसने बोला ए ह्यूमन बॉडी, मैंने कहा ठीक है सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया की वैल्यू उसने दे दी 1 मीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 10 केल्विन अबव द सराउंडिंग रूम टेम्परेचर टी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 है तो बॉडी का टेम्परेचर 10 केल्विन ज्यादा है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट से 10 ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके आगे बढ़ते हैं। इसने ऐसा बोला टी नॉट की वैल्यू कितनी है 300, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। पहली लाइन तो यहां से ही निकली, सिली मिस्टेक्स, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। अब इसने क्या बोला है, टेक द रूम टेम्परेचर टी नॉट, मैंने कहा ठीक है, वो टी नॉट बराबर 300, वैल्यू ऑफ सिग्मा टी नॉट बराबर 460। ठीक है, मदद कर रहे हो हमारी कैलकुलेशन में, हम समझ गए, कभी ई ए सिग्मा टी की पावर 4 की जरूरत पड़े तो भैया ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी मान लेना 460 मान लेना। मैंने कहा ठीक है, बीच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अब शुरू करते हैं, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन, ठीक है। इसने बोला अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड कितना होगा। भैया सारे बच्चे मुझे बता दे, एक सेकेंड में कितनी एनर्जी रेडिएट होगी, कितनी एनर्जी रेडिएट होगी। तो सीधी बात बोलेगा सर ई ए सिग्मा टी की पावर 4, हाँ या ना। सर ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू कहीं दे रखी है कि भैया चेक करके देख ले, चेक करके देख ले, चेक करके देख ले, चेक करके देख, नहीं दे रखी तो हम बन बानेंगे, याद रखना, नहीं दे रखी तो हम लोग बन बान के चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ई सर एरिया कितना है 1,
सिग्मा। सर टी कितना है? टी तो 310 है, टी तो 310 है, 310 की पावर 4। ई की वैल्यू को मैंने यहां पे चिपका दिया 1। देना चाहिए उसने, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 1 मान ले। अब तू मुझे इतना बता दे, ये जो भी वैल्यू आई है सिग्मा इंटू 300 की पावर 4। अब एग्जाम वाला चाहता है कि आप इसको सॉल्व ना करें। क्यों सॉल्व ना करें? बोले उसने बोला सर सच सिग्मा इंटू टी नॉट की वैल्यू कितनी? 300। सच सिग्मा इंटू 300 की पावर 4, इसकी वैल्यू 460 है। तो भाई ये तो 310 है भाई, जब यहां पे 300 रख रहा था तो ये वैल्यू 460 आ रही थी, और ये तो 310 है, इसकी वैल्यू तो 460 से भी ज्यादा आएगी, 460 से भी ज्यादा आएगी। इसका मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 460। और ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई साहब अमाउंट ऑफ एनर्जी रेटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज क्लोज टू 60 जूल। अरे भैया 60 थोड़ी ना आएगी, 460 से ज्यादा आएगी। पहला ऑप्शन गलत हो गया। बोलो सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले बोलो, क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीज समझ में आ गई है? 460 से तो ज्यादा होगा, 460 से ज्यादा होगा। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला ऑप्शन अब देख, ध्यान से देख, अगला पार्ट तो बड़ा ही मजेदार है, ध्यान से देखना। इसने क्या बोला है? इसने बोला है इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूस बाई स्मॉल अमाउंट। सराउंडिंग टेम्परेचर कम हो गया, मतलब ठंड पड़ गई। जब ठंड पड़ती तो हम कैसे करते? ऐसे। ठीक ठीक है सर जी, ओके आगे बढ़ते। देन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हम चाहते हैं उस बॉडी का टेम्परेचर सेम रहे। ठीक है भैया, टेम्परेचर सेम रहे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर द सेम लिविंग ह्यूमन बीइंग नीड्स टू रेडिएट मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम। कह रहा भैया देखो, मैंने कहा हाँ जी बताओ। हंसेगा इस सवाल सुन के, हंसेगा तो सारे बच्चे हार्ट का हंसने वाला साइन भेजना। कह रहा भैया देखो ठंड पड़ रही है, और अच्छा ठंड पड़ रही है। कह रहा अब बंदा चाहता है कि उसका टेम्परेचर सेम रहे। ठीक है, टेम्परेचर को सेम रखना है। मैंने कहा ठीक है, तो उसको इतनी एनर्जी फालतू रेडिएट करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई अपने ही सवालों में तुम फंस गए। बोले क्यों? भाई एक बात बता, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन करना है, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। हाँ टेम्परेचर, इसका मतलब बदलना नहीं चाहिए ना? बोले नहीं बदलना चाहिए। अबे जब टेम्परेचर बदल ही नहीं रहे हो तो dq बाई dt जो होगा वो तो सेम ही होगा ना। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों dq बाई dt सेम होगा? अरे भाई टेम्परेचर बदले हो गया किसी बॉडी के द्वारा, dq बाई dt क्या होगा? E a सिग्मा t की पावर 4, E a सिग्मा t की पावर 4। आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, तो टेम्परेचर अगर फिक्स हो गया तो भैया dq बाई dt जाने वाला तो उतना ही होगा ना। या तो आप एरिया चेंज करो, ठीक है, उसके बारे में कुछ कह नहीं रहा तो भाई वो तो सेम हो जाएगा। तो इसलिए तेरा ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन में रिड्यूसिंग द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी by the curling up allow human being to maintain the same body temperature by reducing the। हाँ ये तुम कहना सही है तुम्हारा कि आप जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेम रखना चाहते हो। इसके लिए आपने एक काम किया, आपने सरफेस एरिया को कम कर लिया। ये हम मान सकते हैं भाई साहब, ठंड के दिनों में हम सब करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, तो आपने सरफेस एरिया कम कर लिया। हम ये मान सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को सेम रखने के लिए आपने जो है अपना ओवरऑल जो एरिया है वो कम कर लिया। मैं कहा ये चलो ठीक, ये चल जाएगा आपका। अगला पार्ट इसने बोला इफ द बॉडी टेम्परेचर rises significantly the peak of the spectrum of the electromagnetic radiation emitted by the body shifted to the longer wavelength। ओहो ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का सवाल पूछ लिया। वो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देख ले। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस, मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो बताओ दिखने वाला लैम्डा क्या कम हो जाएगा और वो क्या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा? बोले यस सर। और ये क्या कह रहा जा रहा है भाई साहब कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। अरे भैया गलत हो गया, खत्म पार्ट। तुम्हारे नीट के लिए कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा सर ये तो रिलेवेंट है क्यों कर, नहीं नहीं नहीं, 4 क्वेश्चन है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। नीट में कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है चौथा ऑप्शन पूछ ले आपसे डायरेक्टली, ये चौथा टेम्परेचर बढ़ाना लैम्डा किधर शिफ्ट हो सकता है पहला पूछ ले, हो सकता है दूसरा पूछ ले, हो सकता है तीसरा पूछ ले। आगे बात सुन, तो आंसर विल बी लॉन्गर की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई? शॉर्टर वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है ठीक है, तो अब इसी पे एक सवाल हो रहा है, एक सवाल और बड़ा प्यारा सवाल, ये देख, ये भी तू खेल जाएगा जी एडवांस 2014। ठीक, ये भी मुझे पूरा भरोसा है तो यहां पर इस सवाल को बड़े आसानी के साथ करके ले जाएगा। ध्यान से देख सवाल में देख क्या कहना चाह रहा है। सवाल में, ये सवाल बेसिकली जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना
तब तू और आसानी के साथ कर लेगा। मॉडर्न फिजिक्स में सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा था ऑलमोस्ट, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसी से बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन मैंने मॉडर्न फिजिक्स में उस साल मैंने करा रखा था, लेकिन उसने मॉडर्न फिजिक्स वाले सवाल को यहां से पूछ लिया था। ध्यान से देख क्या बोला इसने बोला पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी इतना। मैंने कहा ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी कैप्ड इन ए सराउंडिंग ऑफ टेंपरेचर 300 केल्विन। इसने बोला भाई साहब 300 केल्विन पर एक बॉडी है। मैंने कहा ठीक है, और यहां से हमने इसको ऐसे 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 हमने यहां पे लाइट को फेंक के मारा। ठीक है भैया, फेंक के मारा, ओके भाई साहब, ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टीफन के कह रहा कांस्टेंट की वैल्यू ले लेना इतनी एंड एज्यूम दैट एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज ओनली थ्रू द रेडिएशन। कह रहा भैया जो थोड़ी देर पहले मास्टर सवाल कन्वेक्शन का करा रहा था वो मत मानना, सीधा रेडिएशन से मान लेना। मैंने कहा ठीक है। इसने बोला अब हमको बता दो फाइनल स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या होगा। कह रहा भैया हमको बता दो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। सारे बच्चे बताएं कैसे करें, बोलो 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 बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनल टेम्परेचर तो दे ही रखा है, मैंने कोई सवाल गलत पढ़ा। इसका मतलब ब्लैक बॉडी कैप्ट इन सराउंडिंग टेम्परेचर 300। हाँ, इसका टेम्परेचर टी पूछ लिया, इसका 300 केल्विन तो सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है। बोलो भैया, इतने सारे सवाल कर लिए। देख अभी चैम्बर वाला सवाल किया था, अब ये वाला सवाल किया था, ये वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी तो यही था, ये वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी तो यही था, है प्लेट वाला सवाल किया था उसमें भी तो यही था। इसमें क्या है, स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट है, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ से बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आने वाली बराबर जाने वाली, जितनी ऊष्मा आ रही होगी उतनी ऊष्मा जा रही होगी। बोले बिल्कुल सही बात है। अब बता आ कौन सी ऊष्मा रही है, बोले एक तो ये आ रही है। बोले इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोले इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है समझ में थोड़ा सा कम आए, इसको मैं भी थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा पाई आर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। बोले आने वाली एक ऊष्मा तो ये हो गई, जाने वाली ऊष्मा कौन सी है, बोले सर ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ये जाने वाली ऊष्मा है अगर इसका टेम्परेचर 4 है तो, और आने वाली ऊष्मा कौन सी है, बोले सराउंडिंग से भी तो आ रही होगी। कितना, ई ए सिग्मा। सर इसका टेम्परेचर कितना है मेरे भाई, सर सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 है, 300 की पावर 4। खत्म, चेक करके देख लो सारे बच्चे, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। उल्टा सॉरी उल्टा लिख दिया, 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 फिर से उल्टा लिख दिया, माइनस का गलती कर दी। सर dq बाई dt आने वाली बराबर dq बाई dt जाने वाली, dq बाई dt आने वाली बराबर dq बाई dt जाने वाली। बोला आने वाली कौन सी है, मैंने कहा आने वाली है इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप यहां पे साक्षात इस पे डायरेक्टली लाइट गिरा रहे हो। बोले और कहां से आ रही है, मैंने कहा और सराउंडिंग से आ रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 है, तो ई ए सिग्मा 300 की पावर 4। मैंने कहा ठीक है, और जाने वाली कौन सा है, बोले सर ई ए सिग्मा टी की पावर 4। अब यहां पर ध्यान से सुनना, हो सकता है तुम्हें डाउट है सर आपने ये क्यों लिखा, ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, मैंने कहा हाँ, लेकिन ध्यान से देख दूर से तुझे क्या दिखाई दे रहा है, दूर से तुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्किल दिखाई दे रहा है। चेक करके बता इसका प्रोजेक्शन एरिया कैसे दिखाई देगा, तेरे को सर्किल दिखाई देगा। तो तूने यहां पे जो लाइट भेजी है, यहां पे जो लाइट भेजी है, जो भी तो यहां पर लाइट भेज रहा है, जो भी तो एनर्जी भेज रहा है, वो पाई आर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में आ रही है। तूने यहां से लाइट मारी, जैसे यहां पे मोबाइल का टॉर्च है मेरे पास, ठीक है, ये रहा मोबाइल, ये रहा मोबाइल, ठीक है। इसका टॉर्च कैसे ऑन करते हैं भाई साहब, इसका टॉर्च कैसे ऑन करते, टॉर्च कैसे ऑन करते, ये टॉर्च ऑन कर दिया देख, ठीक। तो यहां जो भी लाइट जा रही है भाई, ये जो भी लाइट जा रही है, पैरेलल लाइट जा रही है, ये देख पैरेलल लाइट जा रही है। तो कायदे में जब ये ऐसे जा रही होगी इस प्रकार से पैरेलल, ठीक, तो मुझे इतना बता दे कि उसका जो जैसी लाइट यहां से लगातार आ रही है, तो अगर मैं यहां पर एक डिस्क एज्यूम कर लूं जिसकी रेडियस इसके बराबर है, तो या यहां पर एक सपोज यहां पे एक सर्किल एज्यूम कर लूं, उस सर्किल से जितनी एनर्जी निकली है वही सारी एनर्जी इसको मिली है, वही सारी एनर्जी इसको मिली है, चाहे कैसे भी मिली हो, चाहे किसी एंगल पर जाकर टकराए हो, लेकिन मिली सबको जो है उसी एरिया वाली एनर्जी है। तो इसलिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो उसको बाहर से मिली है, इंटेंसिटी इंटू एरिया। एरिया कौन सा, पाई आर स्क्वायर। एरिया कौन सा मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। बोले ठीक है सर जी, बस सवाल तेरा समाप्त हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज और आ गया, थोड़ा हट जाएगा नहीं, हाँ हट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें थोड़ा सा चेंज और है। बोले क्या, बोले सर जी पहली बात तो बताओ ई की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा ई की वैल्यू 1 है। सर ई ए सिग्मा टी की पावर 4 में एरिया क्या होता है, मैंने कहा एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो
टोटल सरफेस एरिया होता है। इसने सारा गेम एरिया के साथ खेल दिया बेटा। ये पता है ये सवाल वही है जो सवाल मैंने अभी तुझे कराया था, ये उससे आसान क्वेश्चन है जो अभी मैंने तुझे कराया था, जिसमें कन्वेक्शन भी हो रहा था, हीटर से भी हीट मिल रही थी, बाहर से भी मिल रही, वही क्वेश्चन है। लेकिन बस सारा खेल इसने सारा खेल इसने एरिया के साथ खेल दिया। इसने जो बाहर से एनर्जी मिल रही है वो उसने पैरेलल बीम के फॉर्म में दे दी। तो कोई बात नहीं भैया, सर मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, क्योंकि इतने एरिया से लाइट क्रॉस हुई है तो एक सेकंड में कितनी लाइट जा रही है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है, वही इसको मिलेगी, वो इतना हो जाएगा। तो भैया इतनी आने वाली, और यहीं पर भैया यहां पर ई की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, यहां पर जो एरिया था वो एरिया पुट कर दे, यहां पर एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, सब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ऑल तो इस सवाल को सॉल्व करने में इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं थी, ये सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। बोले इजीली कैसे सॉल्व हो जाता है भैया, मैंने कहा इजीली सॉल्व ऐसे हो जाता है, ध्यान से देखो, इसने हमारी कहीं ना कहीं यहां पे मदद की थी, कहां पे मदद की थी, ठीक है ठीक है, कहीं मदद नहीं करी। आ जाओ शुरू करते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आप मुझे इतना बताओ, बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन चलाए भी। कैसे? बोले सर आई की वैल्यू कितनी है, या तो आई की वैल्यू पुट कर दो 912, 912 प्लस सिग्मा बीमा की वैल्यू पुट कर दो 5.7 जो भी है, बराबर ई की वैल्यू 1 हो गई तेरी, ठीक, बराबर सिग्मा इंटू टी की पावर 4। मैंने कहा ठीक है, तो ये बात तो श्योर होगी यहां पे 300 की पावर 4 है। बोले हाँ भाई साहब, तो जो भी टेम्परेचर आएगा वो 300 से तो ज्यादा आएगा, जो भी टेम्परेचर आएगा वो 300 से तो ज्यादा आएगा, और 300 से उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हमारा आंसर आ रहा है 912 प्लस सिग्मा इंटू 300 की पावर 4 बराबर सिग्मा इंटू टी की पावर 4। मुझे ये इसको सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ये सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। आप अप्रोक्सीमेटली भी यहां पर खेल सकते हो, आप अप्रोक्सीमेटली भी यहां पर खेल सकते हो कि सर जो भी आंसर जाएगा हमारा वो 300 से ज्यादा होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। अगर किसी को सॉल्व करना है मेरे भाई तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे ही इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर थोड़ा सा ज्यादा कितना जाएगा मेरे भाई, 330 जाएगा। सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले बोलो क्या ये चीज समझ में आ गई। इसमें जो सवाल मेरा कराने का मेन मोटिव था वो था एरिया वाला खेल, कि एक बार एरिया हम ले रहे हैं पाई आर स्क्वायर, और एक बार एरिया हम लोग ले रहे हैं मेरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे 4 हो आएगा, यहां पे 4 हो आएगा, यहां 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है भैया। बढ़ो आगे, चाहो तो इससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट इसका यही है, कंसेप्ट इसका यही है। क्लियर है? 4 कहां गया भैया, 4 लेके आ गया मैं, 4 टहलने चला गया था, 4 टहलने चला गया था, ठीक है ना 4 टहलने गया था। बोलो बोलो, ठीक। तो ये तुम्हारे जो है देख, अब इसी अगर तू देखेगा ना रेडिएशन पे एडवांस वालों ने क्या किया अभी तक, या तो लैम्डा एम पे सवाल पूछे हैं, या फिर इस पे भी सवाल पूछे, इस प्रकार के सवाल पूछे कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर करने के लिए क्या करना है। जैसे कि एक सवाल ये हो गया, जैसे कि प्लेट का सवाल हो गया। आरी बात समझ में, सवाल और भी है, लेकिन काफी बच्चे कह रहे हैं सर अब नया चैप्टर स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो चल भैया नया चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं मैं, और देख लेता हूं और कोई टेम्परेचर मिल रहा है क्या। अब यार एक और यार ये भी कर ले यार इसी बात पे, जेईई एडवांस 2021। चल पूरा सॉल्व नहीं करते, इसकी फिजिक्स क्रैक कर लेते हैं, इसकी फिजिक्स क्रैक कर लेते हैं। आ जाओ सारे बच्चे लौट के वापस आओ। इसने बोला ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज इवैक्यूएटेड होलो स्फेरिकल कंटेनर। ठीक है भाई साहब, ये वही सवाल है, कंटेनर के अंदर छोटी सी बॉडी रख दी, एज्यूम दैट द कंटेनर इज मेंटेन एट 0 केल्विन। भाई साहब जो कंटेनर है, कंटेनर मतलब समझ रहा है, जो ये है, ये वाला सवाल हो गया, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला, ये कंटेनर है, स्फेरिकल कंटेनर है, अंदर 0 केल्विन का टेम्परेचर है, और इसके अंदर मैंने एक ऐसे बॉडी रख दी है, ये अंदर एक बॉडी रख दी है मैंने। ठीक है ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर जी, ओके। इसने क्या बोला, एट टाइम t बराबर 0 टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 200 केल्विन। अच्छा, मतलब सीधी सी बात यह है गुरुजी, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, मैंने कहा हाँ, t बराबर 0 पर इसका टेम्परेचर कितना है सर, t बराबर 0 पर इसका टेम्परेचर है सर 200 केल्विन। ठीक है सर, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, बोले 0 केल्विन। बोले ऊष्मा जाएगी, बोले बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। किस रेट से जाएगी सर, डी क्यू बाई डी टी, ये सिग्मा टी की पावर 4। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा जाए, इसका मतलब ये लगातार ऊष्मा देगा तो ठंडा होता चला जाएगा, जैसे चाय ठंडी होती है, जैसे चाय ठंडी होती है। ये तेरी चाय हो गई, ये तेरा कमरा हो गया, कमरा ठंडा, चाय गर्म, चाय लगातार ठंडी होती चली जाएगी। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम 100 केल्विन एट T1, ओहो, वो ये सवाल में ये कहना चाह रहा है कि अभी टेम्परेचर है 200 केल्विन, फिर टेम्परेचर कभी ना कभी हो जाएगा 100 केल्विन, फिर टेम्परेचर कभी ना कभी हो जाएगा 50 केल्विन। ऐसा वो कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि T1 टाइम में, तो भाई साहब ये T बराबर 0 है, तो T1 टाइम में तुम्हारा टेम्परेचर हो गया है मेरे भाई कितना, T1 टाइम में टेम्परेचर तुम्हारा हो गया है 100, और T2 टाइम में टेम्परेचर तुम्हारा हो गया है, इसने आगे बोला T2 टाइम में टेम्परेचर कितना हो गया है 50।
मतलब ये वही गेम खेल दिया, चाय इतनी देर में ठंडी हो रही है। आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 50 डिग्री सेल्सियस, यहां से यहां पहुंचने में T1 टाइम लगा, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, याद है? बोलो 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 बोलो। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है एज्यूम द ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर टू बी आइडियल ब्लैक बॉडी। मैंने कहा ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ T2/T1। बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। चल लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। बोलो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे लॉग वाला लगाओगे? बोलो, लॉग वाला लगाओगे? है है लॉग वाला लगाओगे? सोचो, लॉग वाला लगाओगे एवरेज वाला लगाओगे? ये बता दे, लॉग वाला लगाओगे एवरेज वाला लगाओगे? है लॉग वाला लगाओगे? है हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर चाहिए, लॉग वाला लगाएंगे। सुन मेरी बात, लॉग वाला भी हाँ गलत आंसर दे देगा, दोनों में से कोई नहीं लगेगा। यू हैव टू गो फंडामेंटली। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, डेल्टा टी कितना है यहां से यहां तक, चेंज इन टेम्परेचर कितना, याद है ना वो वेरिएशन जो हमने निकाला था, वेरिएशन जो हमने निकाला था। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी याद है ना, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 200। सर यहां पे डेल्टा टी वेरी वेरी लेस देन सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं है, है या नहीं है? चेक करके देख ले, चेक करके देख। ये डेल्टा टी वेरी वेरी लेस देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी नहीं है, कह रहा आए भाई डेल्टा टी बहुत बड़ा है, इससे टफ तो कभी नहीं पूछेगा तेरे केस में, इससे एडवांस वालों नहीं पूछा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफ क्वेश्चन होगा तो यही होगा। किसने न्यूटन ऑफ कूलिंग को भी कह दिया मत लगाओ। डेल्टा टी याद है ना? अरे भाई याद करो, जब मैंने आपको फंडामेंटली बोला था, इसीलिए थोड़ी ना पढ़ाया था, फंडामेंटली इसीलिए पढ़ाया था, याद कर। सर dQ/dt बराबर क्या होता था? E a सिग्मा टी की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 और अपॉन MS से डिवाइड कर दिया था। बोले हाँ गुरुजी, फिर मैंने इसको लिखा था dt/dt, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। फिर तू कहेगा माइनस लगाओ, ले लगा दिया माइनस। यहां तक सारी चीजें ठीक थी, इसके बाद हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया था, याद कर, याद कर, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया था, याद आ गया? बाइनोमियल, वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कब लगाया? जब डेल्टा टी बहुत छोटा था। कॉपी खोल कर देख। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो यहां आपको फंडामेंटली जाना पड़ेगा। फंडामेंटली मतलब सर जा नहीं सकते क्या? बिल्कुल जा सकते, सब सिखा रखा है मैंने तुझे, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं रटा है कि मैंने कहा याद कर ले। बोले कैसे लिखोगे? मैंने कहा आजा बता, बता क्या लिखेगा? dt/dt क्या लिखेगा? dt/dt सर dt/dt E a सिग्मा। मैंने कहा ठीक है सर, t की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 बटे ms। सर 0 क्यों लिख दिया? सराउंडिंग टेम्परेचर तो 0 है, अब बॉडी का टेम्परेचर मान ले T है, अभी 200 है, अभी 200 है, फिर 100 होगा, फिर 50 होगा, बस हो गया सवाल। ये पूरा फैक्टर तेरा क्या हो गया है? सर ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब तू लिख सकता है dt अपॉन t की पावर 4 बराबर कांस्टेंट इंटू dt। इसको चुपचाप इंटीग्रेट कर दे, हो गया सवाल। कैसे? बोले सर जी अब आप ये बता दो यहां से, सर t बराबर 0 पर टेम्परेचर था 200, आपको T1 चाहिए, तो उस टाइम टेम्परेचर हो गया 100। अब आप सॉल्व मत करना, वो एडवांस वाले बच्चों के लिए छोड़ दो, लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करोगे T1 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप फिर से दोबारा इंटीग्रेट कर दोगे, dt बराबर t की पावर 4 बराबर k इंटू dt, और दोनों तब इंटीग्रेट कर दोगे। आप सीधी बात बोलोगे सर t बराबर 0 पर टेम्परेचर है सपोज 200, और T2 टाइम पर टेम्परेचर कितना है मेरे भाई? 50। यहां से T1 निकाल लो, यहां से T2 निकाल लो, आराम से सॉल्व कर लो। भले ही अब आप सॉल्व मत करना, लेकिन आपको एक आइडिया जरूर मिल गया कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो या मान ले कैलकुलेशन आसान दे दी हो, तो हमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलो नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं, कोई इरेलेवेंट नहीं है, कोई इरेलेवेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारा दिमाग डेवलप करती है। आरी बात समझ में? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारा दिमाग डेवलप करती है। अच्छा ऐसे ही पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। बोलो बोलो, ये एक मिनट, ये हार्ट है क्या? या क्या बात कर रहा है यार, हार्ट कैसे हो गया?
क्या है इसमें ऐसा बता, ऐसा क्या है इसमें, इंटीग्रेट ही तो करना है, ये हार्ड कहां से हो गया? यार ऐसे सवाल तो हमने यहां भी पढ़े थे यार, याद कर। सर सर डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी पर एम एस डेल्टा थीटा पढ़ते थे, तो यहां भी तो पढ़ा था ना, डी क्यू बराबर एम एस डी टी, इंटीग्रेट किया करते थे। कल को स्टाइल मार देगा एस बराबर है 10t, तो बताओ क्या होगा, कितनी हीट चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू यहां पुट करके इंटीग्रेट कर दिया करते थे। अबे जब बेसिक फंडामेंटल है उसमें तो सवाल पूछे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या था, उसका अप्रोक्सीमेशन एक वर्जन था ना तेरे सामने, आधी बात समझ में, उसका अप्रोक्सीमेशन वर्जन, सवाल टफ थोड़ी ना है। बस ये है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कि ये तुमने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, ये टफ नहीं है, इट इज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, कि जो बच्चे फंडामेंटली बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं वो कर लेंगे। अब मैं तुझे 5 मिनट का समय दूं, चल, क्योंकि एडवांस में तो हमारे पास 4 से 5 मिनट का समय होता है, ये मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, 5 मिनट का समय दूं, तुझे आराम से कर कैलकुलेशन, कर नहीं कर सकता तू उसको, रेशियो पूछ रहा है, वो भी देख कौन सा T1 T2 की वैल्यू जानना चाहता है, वो इधर देख, इधर देख, इसने T2 बाई T1 रेशियो पूछ लिया उसने, तो मैं 5 मिनट का समय दूं तो तू कर ही लेगा ना यार 5 मिनट में, तो बोलो। ठीक है, एडवांस वाले तो 4 से 5 मिनट का समय देते हैं एक सवाल को करने के लिए, आराम से तुम कर लो, 10 सवाल करके आ जाओ, बड़े 1000 के अंदर रैंक आएगी तुम्हारी। एक पेपर में 10 सवाल, 2 पेपर में 20 सवाल, एक में 10 सवाल, 2 पेपर में 20 सवाल। फिजिक्स में तू 20 के हिसाब से लगा ले, 70-80 मार्क्स फिजिक्स में लेके आ जा, बहुत है 70-80 मार्क्स तो भाई, इतने केमिस्ट्री में लिया, इतने मैथ्स में भी लिया, तेरे मार्क्स और 210 में तो भाई 500 के अंदर 200 300 के अंदर रैंक आ जाती है, 500 के अंदर रैंक आ जाती है भाई, सिलेक्शन तो यूं ही हो जाता है। बोलो ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े, क्या 10 बज गए, नया चैप्टर स्टार्ट कर दें हैं? ठीक है बंधु, ओके, चल भाई साहब, चल, मेरा मन तो और था वो सवाल कराने का, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। मैं इनको कर रहा हूं डिलीट भैया, ठीक है, सवाल तो और बहुत सारे थे, ठीक है, कल करा देंगे, एडवांस के क्वेश्चन और बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा सुनिए, इस तरह के सवाल तो कर लेगा ना तू, है? मैं धीरे धीरे करके कराता रहूंगा, रोज थोड़े थोड़े करके। भैया 2 रॉड दे रखी हैं, इनको हटाओ, सर रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, एक रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस, यहां पे दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये ले भाई साहब, खत्म कहानी। ठीक है, और देख ले भैया, ये सवाल तो मैंने कराई दिया था आपको पहले ही, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, ये जैसे सवाल हो गया, सेम सवाल फिर से, सर ये क्या है, सर एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, सर दूसरा रेजिस्टेंस है, अरे बात, रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है। चलो इनके क्वेश्चंस मैं आपको फिर कभी करा दूंगा, क्योंकि आज आपके अंदर पेशेंस दिख नहीं रहा है मुझे इन सवालों को देखने के लिए, ठीक है। जैसे सवाल देख ले, ये सवाल देख ले, ठीक है, ये सवाल भी ऐसा ही है, उसका किसका, केटीजी थर्मोडायनेमिक, उसका क्या कहते हैं उसका, वो जो था कैलोरीमेट्री का। चल भाई साहब, आज तेरा पेशेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, कह रहा नहीं नहीं नया चैप्टर स्टार्ट करो, नया चैप्टर स्टार्ट करो। चल भैया नया चैप्टर, ओए नया चैप्टर भी स्टार्ट नहीं होगा, जल्दी से 10 मिनट में सारे के सारे नीट के पीवाईक्यू करेंगे, 10 मिनट के अंदर। वापस आ जा, सबसे पहला क्वेश्चन, द ब्लैक बॉडी, ठीक है सर, इतने पर रेडिएट द हीट एट द रेट ऑफ इतना, मैंने कहा ठीक है, टेम्परेचर कर दिया इतना, तो बता दो हीट कितना होगा, खत्म कहानी। कितना सिंपल सवाल है, इसमें 273 जोड़ दे, 273 जोड़ेगा तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर T1 की वैल्यू होगी 500, और इसमें 273 जोड़ दे, 273 जोड़ दे तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 1000। अब तुम्हारे नीट के सवाल देखे, टेम्परेचर को दुगना कर दिया, टेम्परेचर को अगर तो दुगना कर देगा तो क्या होगा, सर टेम्परेचर को दुगना कर देंगे तो इसका मतलब सीधी सी बात है, सर 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 कितना होता था, टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता था जो एनर्जी जाती थी, सर टेम्परेचर डबल हो गया, 2 की पावर 4 होता है 16, अब 16 गुना ज्यादा एनर्जी जाएगी, पहले कितनी एनर्जी जा रही थी 7, तो अब कितनी जाएगी, सर 16 गुना ज्यादा, 16 7 112। बहुत मुश्किल सवाल है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द स्टार इज आर एंड इज एक्ट एट ए ब्लैक बॉडी, मैंने कहा ठीक है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार, ओ हो, अगर वो क्यू हीट दे रहा है तो क्यू बराबर क्या होता है, सर ए सिग्मा टी की पावर 4, खत्म कहानी। तो टी कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा की पावर 1/4। इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया, चौथा ऑप्शन इज करेक्ट, चेक करके देख ले जल्दी से। अब ये तुम्हारे नीट के क्वेश्चन है जो आप 30 40 40 20 30 सेकंड के अंदर करके ले जाओगे, ये सिग्मा टी की पावर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसने बोला ए पीस ऑफ आयरन है, उसको गर्म कर रहे हैं, पहले वो लाल था, उसके बाद क्या हो गया, रेडिश येलो हो गया, अरे क्या था, बीइंग डिस्प्लेसमेंट लो, बढ़िया तरीके से कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इस मेटल रॉड, उसका टेम्परेचर दे रखा है इतना, ठीक है भाई साहब, रेडिएट द एनर्जी एट द रेट ऑफ इतना, इट टेम्परेचर इंक्रीजेस टू इतना, इट विल रेडिएट द रेट ऑफ, सेम सवाल सेम क्वेश्चन, अभी जो थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, इसको भाई साहब देख ले, 273 इसमें जोड़ दे, 273 इसमें जोड़ दे, और उसके बाद चेक करके देख ले टेम्परेचर कितना बढ़ गया, तो उसकी पावर 4 टाइम्स जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल यही है जो क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला किया था, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, घर पे जरूर करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसने बोला 3 स्टार है, नीट 2020,
तीन इशारे एबीसी। सरफेस टेम्परेचर T1 T2 T3। उन्होंने बोला ए दिख रहा है ब्लू, बी दिख रहा है रेड, सी दिख रहा है येलो। भैया चुपचाप से पहले लिख दे ये क्या, सब बिब ग्योर, बिब BIBGYOR। सर जिसका लैम्डा ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। सर लैम्डा ज्यादा किसका है, लैम्डा ज्यादा किसका है? ए अपियर, ये ब्लू दिख रहा है, रेड कौन दिख रहा है, रेड कौन दिख रहा है? बी अपियर रेडिश। इसका लैम्डा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। हरी बात समझ में? इसका टेम्परेचर क्या होगा मेरे भाई, सबसे कम हो। चौथा ऑप्शन ही दिख रहा है मेरे को, तो ये खत्म, क्योंकि ये TC गलत हो गया। ये तो हद हो गई यार, ठीक है, इतने आसान सवाल पूछ रहे, ठीक है। चल खैर आगे बढ़ते। अगला इसने बोला स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद द रेडियस इतना। मैंने कहा ठीक है, विद द रेडियस इतने वाट पावर एट इतना केल्विन, ठीक है। इफ द रेडियस वर हाफ, रेडियस को आधा कर दिया, टेम्परेचर को दुगना कर दिया। पावर रेडिएटर का मतलब नेट पावर नहीं है, वो केवल जाने वाली है। तो जल्दी से बता दे dQ/dt जाने वाली क्या होगा, तो सीधा बोलेगा सर E A सिग्मा T की पावर 4। खत्म कहानी। अब बता दे क्या कर दिया उसने कर दिया भाई साहब, उसने बात बोल दी है। उसने बोला रेडियस को कर दिया आधा, इसको कर दिया हाफ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और इसने पावर टेम्परेचर को कर दिया दुगना। इसको आधा करेगा तो 1/4 हो जाएगा, इसको दुगना करेगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा ना, इसको दुगना करेगा ना, नहीं फिर से दे, इसको आधा करेगा तो 1/4 हो जाएगा, और इसको क्या कर रहा है, दुगना, डबल। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जैसे 16 हो जाएगा तो 4 गुना टाइम ज्यादा आंसर आ जाएगा। चेक करके देख लेना, 4 गुना कर दे सब 45, ये 450 गुना 4, 450 गुना 4 कितना होगा, 900 गुना 2 1800। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वही अभी तक जितने पूछे गए वो आसानी पूछे गए, ठीक है, लेकिन हमें तैयार रहना है हर तरह के सवालों के लिए। और जिस लेवल का हमने पढ़ा है उसके बाद तो इन सवालों को देख के हंस रहा होगा। अगर हंस रहा है तो हंसने वाली स्माइली बनाता रहे जल्दी से, तुम्हारे सारे 10 मिनट के अंदर सारे नीट के PYQ हो जाएंगे। अगला आगे पर उसने हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इन 1 आवर। अच्छा बाय ए फर्नेस हुज टेम्परेचर इज इतना कितना होगा। अब यार ये क्या कर रहा है, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया 1 घंटे में कह रहा है। सर dQ/dt क्या होता है, सर ई दे रखा है क्या, उसने नहीं दे रखा है तो 1 मान लेंगे, ठीक है, ठीक है सर जी। सर ई एरिया दे रखा है क्या, एरिया दे रखा है। E A सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5.7 × 10⁻⁸। E A सिग्मा T की पावर 4, टेम्परेचर कितना है 3000 की पावर 4। ये तो dQ/dt है, तो किसी T टाइम में पूछा है तो 3600 से मल्टीप्लाई करते, खत्म कहानी, ठीक। नेक्स्ट अगला पार्ट, मेरे को लग रहा है तुम्हारे सारे हो गए, सारे नीट के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, बस तू मेरी क्लास में टिके रहना। अरे बस में सारी बात, हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये बात बोलूंगा, ये हर चैप्टर में यही हुआ होगा, ठीक है। नीट के क्वेश्चन थे बहुत, मेंस का क्वेश्चन मैं लाया नहीं हूं, क्योंकि अभी लाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन में अगर लेके आता तो उसको देख के भी तू हंसता, ये चीज है, ठीक है। बढ़ो आगे में, ठीक है। हाँ चल आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, हाँ बेटा बस एक छोटा सा आर्टिकल रह गया, उसको लिख ले, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा याद दिला दिया तूने, मैं लिख के लेके आया था इसलिए कहीं भूल ना जाऊं। एक छोटा सा टर्म है जिसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। बोले सोलर कांस्टेंट क्या होता है, मैंने कहा देख क्या होता है, ध्यान से समझ। ये सपोज एक सन है, सन तो एक ही है, ठीक है, ओके। इसका टेम्परेचर T है, ठीक है सर। तो इससे हीट रेडिएट कर रही होगी, हाँ जी, हर दिशा में रेडिएट कर। कितनी ऊष्मा निकली होगी, सर E सिग्मा T की पावर 4। 1 सेकंड में E सिग्मा T की पावर 4 ऊष्मा निकली होगी। यहां पर सन है, ये सन के बाद यहां पर अर्थ है, ये रही अर्थ, ठीक है सर जी। अब इससे जो ऊष्मा निकली है वो चारों दिशा में जा रही है। तो इसको कितनी ऊष्मा मिल रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, दैट इज द सोलर कांस्टेंट। मैंने यहां पे लिख दिया डेफिनेशन, द पावर रिसीव, पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड, पावर रिसीव पर यूनिट एरिया। अरे बात समझ में, बाय द प्लैनेट एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सन। मतलब सीधी बात यह है कि सपोज ये सन है तो सन से ऊष्मा निकल रही होगी ऐसे, हर दिशा में निकल रही होगी, ऐसे हर दिशा में, 3D में हर जगह ऐसे रेडिएशन ऐसे निकल रही होगी, इससे ऐसे निकल रही होगी, ठीक, इस प्रकार से निकल रही होगी। और मैं आपसे पूछूं भैया dQ/dt कितना होगा, तो सीधा बोलेगा सर dQ/dt हो जाएगा E सिग्मा TS की पावर 4, वे T इज द टेम्परेचर ऑफ द सन, मैंने कहा ठीक है। और A क्या हो जाएगा सर, एरिया हो जाएगा आपका, एरिया कितना हो जाएगा सर, 4πr रेडियस ऑफ द सन का स्क्वायर, सर E सिग्मा TS की पावर 4। ये तुम्हारा dQ/dt हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब ये dQ/dt पूरी सराउंडिंग में फैल चुका है, ये dQ/dt तेरा ऐसे फैल चुका है, ऐसा इस प्रकार से, लाइक दिस, ऐसे ये हर दिशा में जा रहा है, तो यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं कि यहां पर हमारी अर्थ है, इस जगह पर
तो पर यूनिट एरिया इसको कितनी एनर्जी मिल रही है। तो आप ये बात बोल सकते हो कि सर ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी एनर्जी निकली है, अगर इस डिस्टेंस को मैं डी कह दूं, तो ये जो भी एनर्जी निकली है ये 4πd² में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। सीधी सी बात ये है। मैं यहां पर एक बल्ब जला दूं, सन छोड़ बल्ब ले ले, बल्ब ले ले, बल्ब ले ले, बल्ब तुमने जला दिया, बल्ब जला दिया, इधर भी रोशनी गई, इधर भी रोशनी गई, ऊपर भी रोशनी गई, इधर भी रोशनी गई, इधर भी रोशनी गई, इधर भी रोशनी गई, इधर भी रोशनी गई, नीचे भी गई, इधर भी, हर तरफ रोशनी गई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हर तरफ रोशनी गई। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आर डिस्टेंस दूरी पे सपोज में गया या डी डिस्टेंस दूरी पे गया, ये रोशनी 4πd² में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इट इज सिंपल लाइक कि मैं आपसे बोलूं ये सन है और भाई साहब मैं यहां पर एक गोला बना दूं, तो मान के चलिए इसके सेंटर पर है, ये जो पार्टिकल है इसके सेंटर पर है, तो इससे जो भी ऊष्मा निकली होगी पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, 4πd² में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हुआ, तुम कहोगे सर एनर्जी पर यूनिट टाइम तो ये है, तो 4πd² में क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेसिकली इट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो यही होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से 4π कैंसिल आउट हो गया, ई की वैल्यू 1 मान लोगे क्योंकि सन है, और यहां से जो भी तुम्हारा टर्म बचा इसको हम लोग बोल देते हैं यहां पर सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट बराबर सब पावर एमिटेड बाय सन पर यूनिट एरिया, पावर पी है, एरिया 4πd² में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सर यहां वैल्यू पुट कर दी, ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा फिर आप आंसर यहां से निकाल सकते हो। सर यहां से लिख सकते हो, बस इतना ही नहीं लिख देता हूं मैं, ई की वैल्यू 1 हो गया, ये हो गया 4π रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू टीएस की पावर 4 अपॉन 4πd²। जैसे आप सॉल्व करोगे 4π कैंसिल आउट हो गया, RS² टीएस की पावर 4 अपॉन d²। जस्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। अगर ये फॉर्मूला भूलते हो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला हमारे सामने 3 बार आएगा। पहली बार अभी आया है, दूसरी बार आपका वेव में आएगा, तीसरी बार आपका जो है, दूसरी बार आपका वेव में आएगा, वेव साउंड वेव में आएगा, तीसरी बार आपका वेव ऑप्टिक्स में आएगा, और चौथी बार आपका मॉडर्न में आएगा। ये इतनी बार आएगा, इतनी बार आएगा, तेरे को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इट इज सिंपल लाइक इंटेंसिटी। कभी भूले तो ऐसे याद रख लेना, इंटेंसिटी टाइप का। जल्दी से इसको लिख ले, वरना फिर आपके जो है नोट्स अधूरे रह जाएंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, ऑसिलेशन, जल्दी से। ठीक है सर जी, सिग्मा रह गया, सिग्मा रह गया क्या, सिग्मा रह गया क्या, सिग्मा रह गया क्या, सर जी सिग्मा, सॉरी यार सिग्मा रह गया। अब रटावा नहीं है यार मेरे को यार, सॉरी। सिग्मा रह गया, सिग्मा तू लगा ले, सिग्मा। हाँ जल्दी से, ठीक है चल। अब मैं अगला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं बेटा, ठीक है। अभी कुछ चीजें, अब एक काम करूंगा बेटा, मैं सुकून से बैठूंगा टेबल चेयर पे। जितने पोर्शन आपके छोटे छोटे बच गए हैं, जैसे मीन फ्री पाथ हो गया, एक फॉर्मूला है उसका बताना है मुझे, ठीक है। जैसे आपको मुझे उसमें एंट्रोपी वाला पार्ट हो गया, थोड़ा सा एंट्रोपी हल्की सी बतानी है, वैसे तो है नहीं सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा बताना है, ठीक है। जैसे आपका कार्नोट इंजन हो गया, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इतना बता के निकलना है कि सवाल आए तो आप करके ले जाओ। जैसे आपका दूसरा हो गया फ्री एक्सपेंशन हो गया, ये केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के जो छोटे छोटे पार्ट बच गए ना, मैं एक बार मैं पेन पेपर पे लिख लूंगा उसको, ठीक है। और फिर मैं उनको एक वीडियो में या तो लाइव करा दूंगा आपको सारे एक साथ, या फिर एक रिकॉर्डेड में दे दूंगा एक साथ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। बस आप ये मत सोचना कि सर वो आपने छुड़वा दिया, आप कराओगे नहीं, क्या ऐसा नहीं है। मैं सारे उन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन है ठीक है, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। मैं उन सारे आर्टिकल्स को इकट्ठा करके सबको तुम्हें एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है भैया। हाँ कह रहा बैरोमीटर, बैरोमीटर करा चुका हूं मैं, नालायक। एक कह रहा हटो सामने से, नहीं हट रहा, नहीं हट रहा। 16 क्वेश्चन पढ़ाया ना मैंने, लिख खुद से, लिख 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 लिख। पावर अपॉन एरिया लिख, P अपॉन 4πd²। P की जगह लिख E सिग्मा T की पावर 4 अपॉन 4πd²। एरिया लिख 4π रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर, और नीचे लिख 4πd²। 4π कैंसिल आउट कर दे, लिख खुद से लिख। कह रहा सामने से हटो, जल्दी लिख ले भाई, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ रेफ्रिजरेटर, सही कह रहा तू, रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट हो गया, बाकी वाला पार्ट हो गया, जल्दी, ठीक है। न्यू चैप्टर का मैं वो लगवा देता हूं, ठीक है। नए चैप्टर का वो लगाता हूं ताकि हमारा जो है लाइब्रेरी बढ़िया मेंटेन रहे। अभी लिंक आएगा, उस लिंक को तुरंत ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे, तुरंत फटाक से। हेलो मैम लगा दीजिए। हाँ तो इसको लिंक एक्टिवेट कर दो ताकि बच्चे वहां पर पहुंच जाए। ओके स्टूडियो पर्सन को, ठीक है मैं बोल देता हूं।
हेलो हेलो। अंकित ये वाली अंकित ये वाली क्लास खत्म करनी है और दूसरी क्लास है वो अभी स्टार्ट करनी है, हाथों हाथ। हाँ एंड कर दो भैया, क्लास एंड कर रहे हैं, दूसरी ऐड कर रहे हैं।